1962 में हमारे देश पर आक्रमण हुआ चीन का। बहुत भीषण लड़ाई थी। उस समय भारत सरकार को आवश्यकता हुई एक ऐसी फोर्स को खड़ा करने की जो बॉर्डर की सिक्योरिटी भी कर सके, गुरिल्ला वॉर में भी एक्सपर्ट हो और सक्षम हो शारीरिक रूप से। तब गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। और हम कह सकते हैं इस फोर्स के बारे में कि जवान हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर खड़े होते हैं और कुछ यूं कहते हैं कि जाग रहे हम वीर जवान, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम सैनिक ऊंचे हिमाद्रि के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। तन मन धन तुझ पे कुर्बान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। ये बात बिल्कुल मुनासिब है कहनी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के लिए। हमारा सौभाग्य है आज हम इनके आईजी पुलिस के साथ यहाँ बैठे हैं, श्री ईश्वर सिंह दुहन जी के साथ। आपका हार्दिक स्वागत है। हालांकि आपके प्रांगण में है, हम आपको स्वागत नहीं कर सकते, लेकिन हम गर्व महसूस करते हैं हम आपके बीच में आज यहाँ पर हैं। धन्यवाद राकेश जी। आप आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में आए जी, और आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी। मेरी 37 ईयर की सर्विस हुई है आईटीबीपी में जी। और मैं 1986 बैच का आईटीबीपी का अधिकारी हूँ जी। और मेरा पहाड़ों की तरफ शुरुआत से ही रुझान था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम पे मेरे पास एनसीसी था जी। और कॉलेज के दौरान ही मैंने एडवेंचर की तरफ मेरा रुख बढ़ गया था। जी जी। और मैंने माउंट आबू में रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग का कोर्स किया जी। और उसके उपरांत मेरा जो है इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स में जी मेरा रुझान काफ़ी बढ़ गया। जी। जो हमारे पाइनियर एडवेंचर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे श्री मगन बिसा जी, वो खुद एक एवरेस्टर थे। वाह। और खुद एक प्रेरणा स्रोत थे। और ये जो पहाड़ हैं ये मुझे बहुत ही लालायित करते थे। और उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया जी। वहाँ पर मैं जब एमएससी का छात्र था। आपकी शिक्षा है एमएससी? एमएससी जूलॉजी मैंने किया है जी। और एमएससी करने के दौरान ही मेरा रुझान हुआ कि एक ऐसे बल को मैं ज्वाइन करूं जिसमें मैं देश की सेवा भी कर सकूं और अपनी जो हॉबी है उस हॉबी को भी मैं आगे बढ़ा सकूं। कितनी सुंदर बात आपने कही। अक्सर लोग इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद आईएएस या कुछ ऐसी सेवा में जाते हैं जहाँ पर थोड़ा विश्राम हो, आराम हो। मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है, लेकिन आपके बल में तो बहुत कहना चाहिए कि दिन रात तपस्या है। हाँ, इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है जी। आईटीबीपी की जो नौकरी है वो बहुत कठिन नौकरी है। कठिन नौकरी है। और हमारी जो तैनाती है वो 3488 किलोमीटर का जो एरिया है जी, उसको हम गार्ड करते हैं, बॉर्डर को गार्ड करते हैं, जो कि काराकोरम की पहाड़ियों से शुरू करके जी और अरुणाचल के जचपला तक हम लोग सुरक्षा करते हैं। क्या बात। और इसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी आती है जी, हिमाचल आता है, उत्तराखंड आता है जी, और सिक्किम आता है और अरुणाचल आता है जी। ये हम आईटीबीपी की सुरक्षा अभी हमारी 56 वाहिनियां हैं जी और 7 वाहिनियों का और गठन हो रहा है। तो ये हम 63 वाहिनियों से इस पूरे बॉर्डर की हम सुरक्षा करते हैं जी। और बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। हमारे अपने कमांडोज हैं जी, जो अत्यंत जो संवेदन वीवीआईपीज हैं जी, उनकी सुरक्षा में हम तैनात हैं जी। उसके अलावा एंटी नक्सलाइट ड्यूटीज के अंदर भी हमारी तैनाती है। हम छत्तीसगढ़ में हम सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे हैं जी, जहाँ हमारी 8 बटालियन वहाँ पर तैनात है जी। और प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, जैसे अभी फिलहाल भीषण बाढ़ आई है, उसमें भी आपके जवान जान हथेली पे लेकर लोगों की सेवा करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपको विदित है जी, आईटीबीपी का जो डिप्लॉयमेंट है वो अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में है। बिल्कुल। वहाँ पर कोई और फोर्स भी नहीं है जी।
और आईटीबीपी वहाँ तैनाती होने के नाते जी वहाँ का फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है जी। और हमारे जवानों को हम माउंटेनियरिंग के अलावा जी डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग देते हैं। वाह। और जिस प्रांगण में आप बैठे हैं जी यहाँ पर भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन सर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स के नाम का एक संस्थान भी है जी जो कि एक डीआईजी द्वारा हेडेड संस्थान है जी। इसमें हम मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स जो भी आपदाएं आती हैं जी उनको कैसे निपटा जाए उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। वाह। उसके अलावा जो CBRN इमरजेंसीज हैं जी केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल जो इमरजेंसीज आती हैं जी उसको भी निपटने का तरीका कैसे हो सकता है, कैसे हम डिकंटामिनेशन कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं, वो हम जवानों को इसकी ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो आपका जैसे आपने जैसे बताया कि आपको शौक था एडवेंचर्स का और बहुत कम लोगों को ऐसी चीज़ें करने का शौक होता है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि एक बच्चा जो है वो एक साधारण से जीवन जी के निकल जाता है। तो आप तो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि जीवन में आपका जो पैशन था, जो आपकी हॉबी थी, उसी को आपने अपना प्रोफेशन बनाया। जी। तो एक्सेल कर सकते हैं। जी जी। तो आपने जब कब ज्वाइन किया इसको, फोर्स को? मैंने 30 जून 1986 को इस फोर्स को ज्वाइन किया जी। और मैंने MSc का एग्ज़ाम दिया ही था जी। उसका रिजल्ट मेरे ट्रेनिंग के दौरान हुआ जी। और MSc जो है मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से पास की। जी। मेरे पास ऑप्शन था जी प्रोफेसर बनने का लेकिन मैंने चूज किया एक एडवेंचर से भरी हुई देश सेवा में जो तैनात फोर्स है ITBP में जो है आने का। वी सैल्यूट यू। बहुत कम लोगों में ये जज्बा होता है। जी। तो ज्वाइन करने के बाद मैंने BSF एकेडमी टेकनपुर में अपनी ट्रेनिंग ली जी। और ट्रेनिंग के उपरांत मेरी पहली तैनाती हिमाचल प्रदेश के सरहान रामपुर भूशहर के पास में एक शहर है जी। शिमला डिस्ट्रिक्ट में जी। वहाँ पर हमारी 6ठी वाहिनी का बटालियन हेडक्वार्टर था। वहाँ पर मुझे एक सपोर्ट कंपनी कमांडर के रूप में तैनाती का मौका मिला जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो मुझे टास्क मिला जी बॉर्डर एरिया सर्विलेंस का जी, वो सर्दी में मिला। अच्छा। तो जब हम लोग पैदल चल के अपने रुकशक लेके अपनी पूरी पेट्रोल पार्टी लेके गए अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के साथ में जी, और एक पोस्ट के ऊपर हम सोए तो सुबह मेरे को जवान ने जगाया कि सर ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा अभी। अच्छा। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बर्फ़ जो है 6-6 फुट बर्फ़ गिर चुकी है। ओहो, अच्छा। और अब आगे आप पेट्रोल का प्रोग्राम बताइए। जी। तो अब जज्बा था जी, और हम लोग अपने आप को हिमवीर कहते हैं जी। तो बर्फ़ जो है हमारे लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपने जो पेट्रोल के जो 2IC थे इंस्पेक्टर साहब उनको कहा कि हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। और फिर 6 फुट बर्फ़ में हम पहाड़ों के सफ़र को तय करते हुए अगली पोस्ट पे गए जहाँ हमारी एक पोस्ट थी जिसका नाम चारंग पोस्ट था जी। तो वो जो पेट्रोल जो है वो हम हालांकि पूरा नहीं कर पाए क्योंकि अवलांच का खतरा था जी, लेकिन जहाँ तक हम जा सकते थे, जहाँ तक हम अपना जुझारूपन दिखा सकते थे वहाँ तक हमने दिखाया जी। और ये मेरी पहली पेट्रोल थी एक सच्चे हिमवीर के रूप में। एक सच्चे हिमवीर के रूप में, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी। बिल्कुल। हालांकि बॉर्डर टूर के दौरान हमने अपना इलाका देखा था जी, कि किस तरह की ड्यूटियां ITBP की है जी। बट एक एज ए माउंटेनियर का जो मुझे करियर भी चुनना था कि एज ए माउंटेनियर भी मैंने अपनी हॉबी भी पूरी करनी थी जी। तो इन छोटी मोटी बाधाओं से मैं क्यों हार मानता। क्या बात, क्या बात। तो ये मेरा उस टाइम पे जज्बा था। और उसके बाद गर्मी में हमारी एक पोस्ट जो है वो खुल नहीं रही थी जी। उसके 2 रास्ते थे। एक रास्ते में 18,000 फीट से ऊपर का पास था जी, जिसको गंगटंग ला बोलते थे जी। और हमारी एक पोस्ट थी गंगटंग ब्रालम जो कि 17,000 फुट से ज़्यादा हाइट की पोस्ट थी और वो सीजनल पोस्ट थी। सिर्फ
गर्मियों में खुलती थी जी। और जुलाई का माह आ चुका था और ये पोस्ट हम खोल नहीं पा रहे थे। अच्छा। क्योंकि पास के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ थी और अवलांच प्रोन एरिया था जी। तो मुझे टास्क दिया गया कि आप इस पोस्ट को, जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते से आके हम इस पोस्ट को खोलें। अच्छा। तो मैं पेट्रोल लेके गया, वो रास्ता इतना दुर्गम था और कुछ देरी के बाद में हमारे पास एक शेयर रोकफॉल आ गया। अच्छा। मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स इससे पहले कर लिया था जी। और माउंटेनियरिंग में पूरी तरह से मैं दक्ष हो चुका था। क्या बात। लेकिन मेरे साथ में जो जवान थे और जो पोर्टर्स थे वो उसमें दक्ष नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि सर अब आगे नहीं जा पाएंगे जी। तो मैंने कहा कि रस्सा हमारे पास है, आपको मैं पिगी बैग लेके और मैं नीचे उतारता हूँ और फिर हम रस्सा लगा लेंगे, फिर सब जवान आराम से उतर पाएंगे। क्या बात। तो इस जज्बे के साथ फिर उसके बाद नाला आया, उस नाले में पानी के अंदर से हम गए और कुछ दूरी के बाद देखते हैं कि कोई पुल नहीं है, सिर्फ एक स्नो ब्रिज है। अच्छा। अब बर्फ ज्यादा गिर जाती है तो बर्फ जो है नदी के ऊपर अपना पुल बना लेती है, बिल्कुल। नीचे से पानी बहता है, ऊपर पुल होता है जी। लेकिन उस पुल को पार करने में बहुत रिस्क होता है, कहीं टूट ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए फिर वही बात थी कि कौन आगे जाएगा। तो मैंने एक जो बिल्कुल लाइट वेट का एक पोर्टर था, मैंने कहा बेटे तुम जाओ। तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बोला नहीं सर मैं गिर जाऊंगा, कभी मैंने किया नहीं जी। ऐसे। तो फिर मुझे ही जाना पड़ा, मेरा भी ज्यादा वजन नहीं था उस टाइम पे, 65 किलो मेरा वजन था जी। तो मैंने अपना रस्सा लगाया और रस्से के सहारे मैं गया, आगे जाके रोप इन किया और जवानों को कहा कि कैराबिनर लगा के इसको क्रॉस करो। क्या बात। तो इस तरह की बाधाएं आई हमारे, लेकिन हम लोग वो पासिस को भी, इंटरनल पासिस को भी क्रॉस करके और ये रास्ता खोलने में हम कामयाब हो गए। और वो क्यों हो पाए? क्योंकि नेतृत्व कुशल था, आपने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया हुआ था और आपने नेतृत्व किया आगे रहकर, बहुत बड़ी बात है। ये था कि कोई चीज़ जो अगर हमें हमारे कमांडर्स ने कोई ड्यूटी हमें दी है जी, उस ड्यूटी को हमने पूरा कोशिश करना है 100%। जज्बा। हालांकि रिस्क नहीं होना चाहिए जी। 100% कोशिश करें कि इसको हम जो है वो पूर्ण करें अपना इस ड्यूटी को, और उस टास्क को पूरा करके जो संतुष्टि मिली जी हमारे जवानों में भी, जो उनका मोराल जो अप हुआ बिल्कुल कि हम कोई भी काम को बगैर किसी बाधा के हम क्रॉस कर सकते हैं जी, सिर्फ हमारे में एक जज्बा होना चाहिए। तो वो प्रयास से मैं याद करता हूँ अपने बिगिनिंग के, ये बात है 1988 की जी। तो उस पोस्टिंग के बाद में हमारी आईटीबीपी को कलर प्रेजेंटेशन हुआ। क्या बात। माननीय प्रधानमंत्री लेट श्री राजीव गांधी जी ने जो हमारे डीजी को कलर प्रेजेंट किया हमारी फोर्स की सिल्वर जुबली फंक्शंस के दौरान जी कुल्लू में, और वो बीटीसी के प्रांगण में हुआ। बीटीसी उस टाइम पे कुल्लू में थी जी। तो ये इस संस्थान का भी सौभाग्य है कि इस संस्थान के प्रांगण में बीटीसी के प्रांगण में हमारी फोर्स को कलर दिया, और माननीय प्रधानमंत्री ने 12 बटालियनें, हमारी फोर्स की सिर्फ 10 बटालियनें थी जी, और 12 बटालियनें हमारी फोर्स को दी, जिसमें 6 बटालियन जो है वो पंजाब की बैंकिंग सिक्योरिटी की थी। उस टाइम पे पंजाब में बहुत उग्रवाद का दौर था जी जी, आतंकवाद, और लुधियाना में बहुत बड़ी बैंक डकैती हुई थी। ओके। उसमें तकरीबन 2 करोड़ के लगभग की उस समय में पूंजी जो है उग्रवादी ले गए थे। तो उसके उपरांत ये डिसीजन लिया गया कि कोई एक सक्षम फोर्स है, फोर्स से इसकी सिक्योरिटी हम लोग करें जी। तो वो आईटीबीपी द्वारा उसका सिक्योरिटी किया गया, और हम लोग 98 तक बैंक सिक्योरिटी में रहे। तो ये बटालियन की जो 12 बटालियन की रेजिंग भी कुल्लू में अनाउंसमेंट हुआ, और उस रेजिंग में जब हमारी फोर्स की गठन हुआ तो यंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट थी, और उस टाइम पे फोर्स में यंग ऑफिसर्स कम थे, और मुझे फिर सिलेक्ट किया गया फोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें हमारी करेरा में जब ये बीटीसी
जहाँ बीटीसी शुरुआत में रेज हुई थी, उस लोकेशन में हम लोगों ने हमारी 1 बटालियन की ट्रेनिंग चल रही थी। तो एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग करवाने का, जवानों को ट्रेनिंग कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी दौरान ही मेरी शादी हुई। अच्छा। 89 में, फरवरी 89 में मेरी शादी हुई जी। और वो ट्रेनिंग का भी एक अलग अनुभव था जी। जो आप बेसिक ट्रेनिंग में जो मुझे टेकनपुर में जो मुझे सिखलाई मिली थी, वो मैंने प्रयास किया कि हमारे जवानों में भी उसी तरह की सिखलाई दी जाए जी। और जवानों को भी जो हमारी बल की ड्यूटियां हैं उसके लिए सक्षम किया जाए जी। तो ये ड्यूटी करने के उपरांत मुझे कमांडो कोर्स करने का मौका मिला। वाह। और मेरी तैनाती लद्दाख में हुई जी। जब ये पूरी हमारी बटालियन तैनात हो गई जी। और लद्दाख हमारे फोर्स का मक्का माना जाता है। अच्छा। क्योंकि सबसे दुर्गम इलाका है और हमारी जो बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं जी, वो भी समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पे तैनात हैं। क्या बात। और जो लद्दाख की जो बॉर्डर है, वहाँ पर हिंदुस्तान चीन का जो लड़ाई हुई थी 1962 की जी, वो मुख्यतः 2 क्षेत्र में हुई थी। एक लद्दाख में हुई थी और एक अरुणाचल में हुई थी। अरुणाचल के 2 इलाके थे जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी जी। जिसमें एक तवांग का इलाका आता है, एक वालोंग का इलाका आता है। अच्छा। तो वालोंग के इलाके में हिंदुस्तान जो फोर्सेस थी उन्होंने बहुत डटकर मुकाबला दिया। हालांकि दूसरे 2 क्षेत्रों में हमें जो है उसमें हम लोगों को विड्रा करना पड़ा जी, क्योंकि हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट नहीं थे और हमारा देश रिसेंटली आज़ाद हुआ था जी। और हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, इतने फुल फ्लैश्ड वार के लिए जी। और इसी दौरान ही आईटीबीपी का 1962 में गठन हुआ और सबसे पहले आईटीबीपी को जो जिम्मेवारी दी गई वो एज ए गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स के रूप में दी गई। वाह। ताकि जो है इस दुर्गम क्षेत्र में हम लोग अच्छी तरह से ड्यूटी कर सकें और हमारे बॉर्डर को हम सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे हम इस ड्यूटी को करते रहे। हमारे जवानों की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो जो बीटीसी है, सबसे पहले बीटीसी मध्य प्रदेश के करेरा नामक जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में करेरा नामक जगह में हमारा जो रेजिंग हुई बीटीसी की 14 नवंबर 1962 को। अच्छा। और शुरुआत में 4 वाहिनियों से हमारी फोर्स की शुरुआत हुई और इसके लिए सबसे दक्ष जो कमांडर्स को नियुक्त किया गया, जिसमें आप देखेंगे मेरे ओनर बोर्ड पे W.A. गिब्सन, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के आईपीएस अधिकारी थे और उनका जो सागर में उनका पुलिस इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर कमांड करने का उनका अनुभव था। अच्छा। उस ट्रेनिंग सेंटर को। और शुरुआत से ही इस तरह का इथोस हमारी फोर्स का हुआ। सबसे डिफिकल्ट जो है ऑब्स्टेकल कोर्स वहाँ पर बनाया गया और हम लोगों ने जो शुरुआत में जो ट्रेनिंग किया, जब हमारी लड़ाई चली हुई थी चीन के साथ में और अमेरिका का भी हमें सहयोग मिला, बाकी देशों का भी सहयोग मिला और हमें जो वेपनरी है वो भी शुरुआत में विदेश से वेपनरी आई जी। तो एक बहुत अच्छी जो गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स का गठन हुआ। इसमें 44 वीक की जवानों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा। उसके उपरांत जो है इसका एडवांस कोर्स 12 हफ्ते का होता था। अच्छा। और इसमें जो हमारी जो बटालियनें थी, शुरुआत की जो 4 बटालियनें थी, वो पूरी तरह से सक्षम थी किसी भी तरह की किसी भी कार्य को करने के लिए। जी। पूरी बटालियन सेल्फ कंटेंट थी, जिसमें आपका प्रोक्योरमेंट हुआ, जिसमें आपका वेपनरी का जो हुआ, जिसमें आपका सपोर्ट वेपन हुए, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस कंपनी हुई जी, जिसमें आपकी जो एयरबोर्न कंपनी हुई, हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। अच्छा। कि जहाज से हम कैसे गुरिल्ला फोर्स जो है जहाज से कैसे जंप करके पैराट्रूपर की ट्रेनिंग दी गई। और एक कंपनी हमारी इंटेलिजेंस कंपनी होती थी जिसको इंटेलिजेंस में पूरी दक्ष किया जाता था जी। और
बाकी कंपनियां हमारी गुरिल्ला फोर्स के रूप में, अच्छा, जो गुरिल्ला फोर्स का क्या काम, जो नॉन कन्वेंशनल रोल था वो हमें दिया गया जी। गुरिल्ला फोर्स में गुरिल्ला फोर्स का ये काम था कि आप किसी भी इलाके में जो कि अगर दुश्मन द्वारा कैप्चर भी कर लिया जाता है जी, उस इलाके में आप जाके उस इलाके को दोबारा से कैसे हम गेन कर सकते हैं। क्या बात, क्या बात, वो ट्रेनिंग हमें दी गई जी। तो गुरिल्ला एक ऐसा सैनिक होता है जो किसी इलाके में थोड़ी देर के लिए ठहरता है, अपना खाना बनाता है, अपनी कार्रवाई करता है और उस इलाके को पूरा छोड़ के फिर दूसरी जगह चला जाता है। और वो दक्ष होता है एक्सप्लोजिव में, वो दक्ष होता है आपके कोई भी ऑपरेशंस करने में जी, ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन करके और दूसरी जगह चला जा सके, जान जोखिम में डाल के। और जान जोखिम में करता हूँ कि कितना रिस्क है, कितना जोखिम है, कितना कठिन काम है। शायद आप लोगों के लिए किसी शायर ने कहा था कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी बादलों की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कोई मुश्किल हमें उड़ने से क्या रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो वाकई हौसला आपका इतना बुलंद रहता है और सबको प्रेरित करता है, देश के सब लोगों को, सिविलियंस को। मैं महसूस करता हूँ कि सिविलियंस आर्म फोर्सेस का, यूनिफॉर्म फोर्सेस का कभी कर्ज नहीं उतार सकते। जी बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है जी। फोर्स जो है ना वो हमेशा हौसलों से ही लड़ती है, हौसलों से लड़ती है। और चाहे वो ITBP हो, चाहे इंडियन आर्मी हो जी, जी, चाहे कोई अन्य बल हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर हौसला किसी का बुलंद होगा जी तो कोई भी टास्क आपको दिया जाए जी, उस टास्क को आप सक्षमता से जो है वो कर सकते हैं जी। और आपके पास इनिशिएटिव होता है जी तो आप लड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब मुगल और सिख की लड़ाई हुई थी जी, तो सिख की फौज सिर्फ 40 लोगों की थी, बिल्कुल बिल्कुल, और मुगलों की 10,000 की फौज थी। तो वो उन 40 लोगों ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फोर्स कितनी दक्ष है, बिल्कुल, बिल्कुल, और उनका मोराल कितना अप है। तो ITBP उसी हिसाब से जो कार्य करती जा रही है जी। और अत्यंत दुर्गम इलाका है, हमारी तैनाती जो है 18,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोग तैनात हैं। क्या बात। अभी हमारी सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो दोरजिला OP पोस्ट है। अच्छा। जो कि सिक्किम में है जी। 18,500 फीट के लगभग जो है उसकी हाइट है, जहाँ पर जो है आपके सांसों को भी सांस नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुँच जाता है जी। उसके बावजूद भी जो है हमारी फोर्स का मोराल बहुत अच्छा है। क्या बात। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा जो उत्तर का क्षेत्र है जिसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी आती है, वहाँ पर अभी हमारी फोर्स काफ़ी मात्रा में तैनात है जी। और एक समय था सिर्फ एक वाहिनी वहाँ पर तैनात होती थी, और जैसे जैसे फौज बढ़ती गई और रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, सेंसिटिविटी बढ़ती गई जी, तो हमारी फोर्स का एक्सपेंशन होता गया। अभी आपने रिसेंटली देखा है गलवान की घटनाएं हैं जी जी, और अभी हम लोग आईबाल टू आईबाल हमारा डिप्लॉयमेंट है जी। लेकिन हमारे हौसले कम नहीं है, बहुत बड़ी बात। और किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम तैयार हैं, और हमारा ध्येय यही है कि हमारे देश की 1 इंच जमीन भी जो है हम दुश्मन के क्या बात है जो है में नहीं जाने देंगे जी। ये हमारा हौसला है जी। उसके लिए हम जो है हर तरह की ट्रेनिंग करते हैं जी। ये जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर हैं जो यहाँ पर BTC भानु में जी, जी। इसमें हम जवानों को दक्ष बनाते हैं। हमारे पास सिविलियन आते हैं जी, सिविलियन को हम सैनिक बनाते हैं यहाँ पर। और हम उनको दक्ष बनाते हैं फिजिकल में, उनको दक्ष बनाते हैं हम ड्रिल में, ताकि उनका ओबीडियंसी लेवल 100% हो जाए। और दक्ष बनाते हैं अपनी वेपनरी में, अपनी मैप रीडिंग में, नेविगेशन में, सर्वाइवल स्किल में। और ये बेसिक ट्रेनिंग का हमारा मुख्यतः पार्ट होता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक सिविलियन को हम सैनिक बनाते हैं जी। मुझे वो याद आ गई कि किसी ने कहा था कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो जिस तरह से आप उनकी जिजलिंग करते हैं,
और एक सक्षम जवान बना देते हैं, बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। जो आप अगर नेशनल पुलिस एकेडमी में जाएं जी हैदराबाद में जी, तो वहाँ पर जो मेन चौक है जी, उस मेन चौक के ऊपर एक पत्थर लगाया हुआ है। अच्छा, तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि हम जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जी, हम इसको सीसल करते हैं, क्या बात है। और जो मूर्त हम बनाना चाहते हैं जी। वो मूर्त हम बहुत बनाते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। तो बेसिकली हम लोगों का काम यही है जी, कि किस तरह से हम एक रॉ मटेरियल को हाँ, और है एक हम सक्षम सैनिक बनाए। जी, ये हमारा जो है वो पूरा हमारा प्रयास रहता है इस चीज़ के ऊपर। जी। जी आप एक सफल इंसान हैं, और एक सफल इंसान क्या कहता है, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर गिर कर संभलते रहे, हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो कितना जीवन संघर्ष में है। और मैं अब आपसे आपके बचपन के बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँगा। आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? मैं हिसार ज़िले से बिलोंग करता हूँ, जी, हरियाणा के। और जो मेरा जन्म हुआ है जी, वो हिसार ज़िले के एक छोटे से गांव खरकपुनिया में हुआ है। जी, वहाँ मेरे पिताजी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर थे, जी, और अत्यंत दुर्गम इलाका था। वहाँ पर रोड कम्युनिकेशन कोई नहीं था। जी, तो उस टाइम पे जो रेडियो से या रेड़ू से, जो बैलगाड़ियों से ही ज़्यादातर कम्युनिकेशन होता था। अच्छा, आप छोटे शहर के पास में अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर शहर है जी, तो या तो आप साइकिल से जा सकते थे, और या फिर आप बैलगाड़ी से जा सकते थे या ऊंट गाड़ी से जा सकते थे। जी, तो खरकपुनिया में मैं बचपन में वहाँ रहा, जी, और 7वीं तक की जो पढ़ाई है मैंने अपने गांव में की। जी, और मेरे पिताजी वहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर थे। जी, हमारा गांव वैसे पेटवाड़ है, जो कि नानौंद तहसील में आता है, जी, और वो भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से बिलोंग करता हूँ। क्या बात, क्या बात। मेरे जो दादाजी थे वो 1919 से लेकर और 1947 तक वो एक्टिव स्वतंत्रता सेनानी रहे। बहुत और वो उस समय के मैट्रिक थे जी, और पटवारी थे। और तीनों जो मेन आंदोलन थे, जिसमें 1921 का जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जी, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 1931 का जो आंदोलन था उसमें भी पार्टिसिपेट किया, जी, और 1941 का जो इंडिविजुअल सत्याग्रह आंदोलन था उसमें पार्टिसिपेट किया। क्या बात। और तीनों बार वो जेल गए। जी, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, जब पार्टीशन चल रहा था और एक फीका परस्ती का माहौल था हिंदुस्तान और मुस्लिम में, हिंदू और मुस्लिम में। हमारे पड़ोसी गांव भी कुछ मुस्लिम गांव थे, और तो वहाँ पर वो एक डॉक्टर बन चुके थे उस टाइम तक, और एज ए डॉक्टर वो गए थे। लेकिन इस तरह का माहौल था कि अम्बुश करके उनको शहीद कर दिया गया। ओहो। तो कांग्रेस के वो अपने तहसील के प्रेसिडेंट होते थे। तो इस तरह के परिवार में जो है मेरा लालन पालन हुआ। बिल्कुल। मेरे पिताजी ने भी बड़ा संघर्षशील वो जीवन देखा है। वो लाहौर में वो पढ़ते थे जब देश आज़ाद हुआ जी। तो उनकी पढ़ाई फिर हिंदुस्तान में जब वो कॉलेजेस आए जी, जब पूर्ण हुई और वो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बने, पूरे परिवार का दायित्व उनके पास था। उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्षशील जीवन व्यतीत करते हुए हम 5 भाई और 1 बहन को पूरा पढ़ाया। क्या बात, बहुत अच्छी तो उस पृष्ठभूमि से मैं हूँ। और उसके उपरांत मैंने एसडी स्कूल जींद से मैंने मैट्रिक किया जी। जो उस समय हरियाणा का एक बेहतरीन स्कूल में उसका नाम आता था। अच्छा। वो हिंदी मीडियम स्कूल था। उसके बाद मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे तो मैंने मेडिकल की पढ़ाई की जी। और उसके उपरांत मैंने बीएससी की। बीएससी करने के बाद एमएससी की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और उस दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि एडवेंचर के प्रति मेरा रुझान हो चुका था जी। और मुझे एक ऐसी नौकरी की आवश्यकता थी जिसमें मैं अपनी देश सेवा भी कर सकूं और अपनी हॉबीज़ को भी मैं आगे बढ़ा सकूं।
तो उसी प्रयास में जो है मैं आईटीबीपी में मेरा परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जी जैसे आपकी पृष्ठभूमि है कि देशभक्ति की जो लहर है वो हिलोरें ले रही थी आपके दिल में, और मैं बार बार मानता हूँ, बार बार कहता हूँ कि बड़ी बात है कि इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोफेशन में फोर्सेस में जाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कठिनाइयाँ बहुत हैं, परिस्थितियाँ विषम होती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जी 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 मेरे पिताजी से मैं कहानियाँ सुनता रहता था जी। किस तरह का संघर्षशील जो है वातावरण में हमारा परिवार रहा जी। और किस तरह से देश प्रेम में ओतप्रोत जो है मेरे पिताजी और मेरे दादाजी थे। जी। उन्हीं से ही प्रेरणा लेके जो है मैंने अपना करियर जो है एक सिक्योरिटी फोर्स में शुरू किया। क्या बात। और आपका विवाह हुआ? मेरा विवाह हुआ 1989 में। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विवाह के कुछ समय के बाद में मेरी लद्दाख में पोस्टिंग हुई। अच्छा। और फिर मैंने कमांडो कोर्स किया। नॉन फैमिली स्टेशन था लद्दाख? लद्दाख नॉन फैमिली स्टेशन था और मेरी वाइफ फैमिली वे में थी। और जब मैं कमांडो कोर्स में गया था तो उस समय मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में थी, लेकिन एक जज्बा था कि कमांडो कोर्स से नाम वापस नहीं लेना है। क्या बात। और आईटीबीपी को बहुत कम सीटें मिलती थी आर्मी के कोर्सेज करने में। तो जो बेलगांव का जो कमांडो कोर्स है वो विश्व का सबसे डिफिकल्ट कमांडो कोर्स और सबसे इनह्यूमन कमांडो कोर्स के रूप में जाना जाता है। अच्छा। जहां बहुत ही कम समय में आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और सोने का तो आपको मौका मिलता ही नहीं है और सोने का समय ही नहीं मिलता है। अच्छा। सोना तो भूल जाइए उस कोर्स में। उसके बारे में बताइए हमको उस तो मैं बताना चाहता हूँ उस कोर्स में आप पहले 7 दिन आपको कुछ टाइम 4 घंटे 3 घंटे आपको सोने को मिलता है। अच्छा। और शुरुआत में आपका जो पीठ के ऊपर जो वजन होता है वो 9 किलो होता है। अच्छा। और उसके उपरांत फिर वो बढ़ता जाता है और आपकी जो रनिंग है वो भी बढ़ती जाती है, आपकी फिजिकल टफनिंग है वो भी बढ़ती जाती है। अच्छा। तो आपको एक कमांडो के तौर पे वो चिसल करते हैं जैसे आपने बताया। उसमें आप हेलीकॉप्टर से स्लेदरिंग कर सकते हैं अपने सामान के साथ में। किसी भी दुश्मन इलाके में आप अपने पूरे सामान के साथ साजो सामान के साथ 7 दिन तक रहने का बंदोबस्त करके, ताकि आप वहाँ पर अपने दुश्मन के इलाके में कोई भी टारगेट आपको दिया जाता है, कोई ब्रिज दिया जाता है, कोई कम्युनिकेशन टावर दिया जाता है या और भी कोई POL डंप दिया जाता है, उसको आप सक्षमता से उसको उड़ा सकें। वाह। और दुश्मन के जो हौसले हैं उनका जो कम्युनिकेशन है उसको आप तोड़ सकें, उनका हौसले को पस्त कर सकें। इस तरह की हमें सिखलाई दी जा सकती है। और आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप उड़ के और कैसे आप स्लेदरिंग करके दुश्मन के इलाके में कम से कम समय में उतर सके। क्या बात है। इस तरह का प्रशिक्षण वो दिया जाता है। जी जी। तो इस कमांडो कोर्स के दौरान में मेरी बेटी जो है वो पैदा हुई। जी। और मेरे को बेटी जो मेरी पहली बेटी है जो आज एक IAS अधिकारी है। क्या बात है। 2014 बैच की IAS अधिकारी है। कितना गर्व होता है। तो मुझे बहुत गर्व है जी। कि देश सेवा में आज जवानों से बात करते हैं तो जवान जो है छुट्टी के लिए बहुत ज़्यादा वो तगाजा करते हैं कि जाना जरूरी है सर, छुट्टी चाहिए हमें। तो एक एग्जाम्पल हम अधिकारी लोग देते हैं जी। कि हमारे अपने बच्चे, दूसरी बेटी भी जब मैं नक्सलाइट एरिया में तैनात था उस समय में मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई। तो दोनों बेटियों को जो है मैंने जन्म के 20-25 दिन के बाद में देखा। कितना बड़ा एक सेक्रीफाइस है ये। हाँ। तो ये वाइफ का भी जज्बा है, बहुत बहुत बड़ा। और परिवार की सपोर्ट जो है, खास तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जो जवान है जी, जो अधिकारी है जी, परिवार की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो परिवार के साथ में जो है आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए जी। ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे आपका जो प्राइवेट लाइफ है, जो आपकी पर्सनल लाइफ है और जो आपकी सरकारी जो है ड्यूटीज़ है जी, उसमें कैसे हम तालमेल जो बिठा समन्वय रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसके लिए वो जो
समन्वय जो आपका जो आपने कहा जी, ये बहुत जरूरी है कि बीच में कैसे आप कोऑर्डिनेशन इसका करें जी, कैसे आप तालमेल करें ताकि दोनों ड्यूटियां जो है आप सक्षमता से कर सकें। दोनों ड्यूटियां करने का मतलब है कि यहाँ की फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, अकेले दोनों जहाँ को संभाल रखा है। जी, वो संभालना पड़ता है बिल्कुल। और खास तौर पे सफल आदमी इतने दुर्गम इलाके में जब हमारी तैनाती होती है जी, तो मोराल जवानों का कैसे मेंटेन किया जाए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे लिए होता है। जी, जी। और जिसके लिए हम डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, जवानों को बिजी रखते हैं, जवानों को ऑन जॉब ट्रेनिंग में हम व्यस्त रखते हैं जी, और जवानों को अच्छा खाना मिले, जवानों का अच्छा रहना हो। बहुत बड़ी बात, बहुत तो जरूरी। ये चीज़ें जो है हम लोग देखने का भरपूर प्रयास करते हैं जी, ताकि जवान जो है वहाँ खुश रहे हर जगह। जवानों का भी सौभाग्य है कि आप जैसा योग्य उनको अधिकारी मिला है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना जीवन एक आदर्श जीवन जिया है, अपना आपने उनके सामने अनुकरणीय एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए हैं कि जैसे आपने बताया कि एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में थी और तब भी आप बॉर्डर पर थे, बहुत बड़ी बात है और ये उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है, आप उनके प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। उसके बाद आपने देखा ये 90 की बात है जी, तो कश्मीर में कश्मीर रीजन जो जम्मू कश्मीर स्टेट का एक रीजन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा उग्रवाद हो गया था। अच्छा। और वहाँ पर हमारे जो पुलिस स्टेशंस भी अपने आप को सुरक्षा करने में सक्षम नहीं थे, उनके ऊपर भी टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। जी, तो भारत सरकार ने चुना आईटीबीपी बल को। जी, तो मेरे बैचमेट्स वहाँ पर तैनात किए गए, एयरलिफ्ट किए गए दिल्ली से जी, और उनको रिप्लेस करने का मौका मुझे मिला। अच्छा। लद्दाख की तैनाती के दौरान ही मेरा जो संलग्नता है, अटैचमेंट है, वो श्रीनगर में हो गया और अप्रैल 2090 से और नवंबर 2090 तक मैंने वो ड्यूटी की वहाँ पर। क्या बात है। और गवर्नर की सिक्योरिटी के अलावा सब तरह की सिक्योरिटी जी, वो हमारे कमांडो बल के पास में थी और उसको हमने बहुत अच्छी तरह से निभाया। जी, जितने भी एडवाइजर्स थे, जिसमें जेएम कुरैशी साहब थे, वेद मारवा थे जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे थे, जी, उसके अलावा एक हमीदुल्ला खान थे जो कि एसीएस होम भी रहे थे, ये एडवाइजर थे। उसके बाद में तो जनरल जक्की भी हुए। तो इन सब की सिक्योरिटी और जो डीजीपी थे वहाँ के मिस्टर जेएन सक्सेना, उनकी भी सिक्योरिटी जो है हमने देखी। और जो हाई कोर्ट थी वहाँ पर, हाई कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी जी, और बाकी जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं जिसमें एक मिस्टर वटाली साहब थे, अच्छा, उनकी सिक्योरिटी। तो पूरी जो मूल जो सिक्योरिटी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी थी, वो आईटीबीपी ने संभाली। क्या बात। ताकि जो है लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता रहे जी, और उग्रवाद को कितनी सक्षमता से मुकाबला कर सकें, बिल्कुल, वो सारे दफ्तर चल सकें, बिल्कुल। उसका जो ड्यूटी है वो आईटीबीपी को दी गई। अक्सर कहा जाता है कि कुछ समय युद्ध का होता है, कुछ शांति का समय भी होता है, तो क्या आप लोगों को भी कभी शांति नसीब होती है? नहीं, जो है खास तौर पे आईटीबीपी में जो शांति का पल भी जो है ना अशांति रहता है। जी, हमारी ड्यूटियां कहीं ना कहीं लगी रहती है। जी, हमारे बल के जवान कभी भी बगैर ड्यूटी के नहीं रहते हैं। जी, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, जी, और या देश में जो अन्य ड्यूटियां हैं जैसे इलेक्शन ड्यूटी है, जी, कहीं कोई डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आईटीबीपी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी निभाती है। बिल्कुल। और इलेक्शंस में तो जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बोलते हैं, जिसमें जी आईटीबीपी भी प्रमुख तौर पे उसका बल है। जी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, जी, ये बल जो है ये जो इलेक्शन ड्यूटी है, जिसमें आपके लोकसभा के इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस हैं और पंचायत इलेक्शंस हैं। जी, क्योंकि इनमें हर एक बूथ के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज की आवश्यकता है। बिल्कुल, ताकि जो नागरिक हैं वो फ्री एंड फेयर जो है वो वोट डाल सकें। जी, और उसमें कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, जी, वो चांस संभावनाएं रहती हैं कि वो बायस हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। बट जो सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं
वो बिल्कुल निष्पक्षता से जो है अपनी ड्यूटी करती हैं। बिल्कुल। और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी अगर कोई करना भी चाहे जी, वो नहीं करने देती है। तो आईटीबीपी में तो हमने कभी शांति शब्द जो है जी, सुना है, नसीब नहीं लेकिन देखा नहीं है। देखा नहीं। हम लोग जो बॉर्डर ड्यूटी करते हैं उसमें भी हमारी हमेशा ही कोई न कोई ड्यूटी चली रहती है जी, चाहे उसमें जवानों की सेंट्री की सिक्योरिटी ड्यूटी हो, जी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट की ड्यूटी हो जी, या पेट्रोलिंग ड्यूटी हो, ये हमेशा हमारे जवान करते रहते हैं। जी, और जो जवान बच भी जाते हैं, जो किसी कोई ड्यूटी नहीं होती, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करते रहते हैं ताकि आप लोग हम जो जवान हैं वो हमारी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही है, जी, वेपनरी नहीं आ रही है, बिल्कुल, हमारे इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जी, ताकि उस चीज से हम हमेशा जो है उसके साथ में हम अपनी एकरूपता बनाए रख सकें। तो ये ट्रेनिंग तो हमारी जी, एक जिंदगी का पार्ट है। जी, सिर्फ जो छुट्टियां होती हैं, छुट्टियों के दौरान ही जो है हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। जी, तो इसलिए सरकार ने हमें बाकी बाकी सिविल एम्प्लॉयज के बनस्पत हमें ज़्यादा छुट्टियां दी हुई हैं। जैसे सिविल में 30 दिन की छुट्टी साल में मिलती है, जी, तो हम लोगों को 60 दिन की मिलती है। अच्छा, और इसी तरह से 15 दिन की कैजुअल लीव हमें मिलती है। ठीक, तो तकरीबन 100 दिन के लगभग हम लोग अपनी फैमिलीज के साथ में रह पाते हैं। और उसी समय में ही हमें अपने जो भी कार्य हैं, जैसे किसी जवान को अपनी खेती बाड़ी का काम करना है या कोई गांव में फंक्शन करना है, बच्चों की शादी करनी है, जी, बहन की शादी करनी है, तो इसी दौरान ही वो संभव हो पाता है। और ये छुट्टियां की जो प्लानिंग है वो हम लोग एडवांस में कर लेते हैं। जी, सिर्फ कुछ परसेंटेज ही छुट्टी रखते हैं जो जवान कोई इमरजेंसी आती है उसमें जा सके। अब एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। जी, 98 में आपने बताया कि आपका विवाह हुआ था। 89 में। 89 में। जी, तो कितना समय मिला आपको अपने परिवार के साथ गुजारने के लिए? इतने बरसों में कितने बरस आप रह पाए परिवार के साथ? देखिए, परिवार के साथ हमेशा तो आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जी, जो हमारी जो तैनाती है वहाँ पर हम हर जगह अपने परिवार को नहीं रख सकते हैं। जी, अगर बटालियन हेडक्वार्टर में अपने परिवार को ले भी आते हैं तो बॉर्डर पोस्ट पे वो परिवार को नहीं ले जा सकते हैं। जी, तो हमारी तैनातियां बॉर्डर पोस्ट के ऊपर भी होती है। जी, तो परिवार के साथ जो हमारी जो तैनाती होती है, जो खासतौर पे यंग ऑफिसर्स की है, तो 8-10 साल तो आपको बॉर्डर पे शुरुआत में जो है लगाने ही है। जी, उसके बाद आपको 3 साल का टेन्योर मिलता है। और सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि उसको जो पीस का जो टेन्योर मिले वो चॉइस का मिले। ठीक, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरा परिवार चंडीगढ़ में सेटल हो गया। जी, मेरे बच्चों की जो पढ़ाई है चंडीगढ़ में हुई। जी, मैं अपने 9 साल की तैनाती के उपरांत, 9 साल की सर्विस के उपरांत 1995 में मैं चंडीगढ़ में आया। अच्छा, और जब मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई थी और एज ए डिप्टी कमांडेंट में चंडीगढ़ में पोस्टेड था, उस दौरान मेरी 1 साल का मौका मिला मुझे बोस्निया हर्जेगोविना में जाने का। क्या बात, क्या बात। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। यूएन पीस फोर्स में, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, पीस कीपिंग फोर्स, बोस्निया हर्जेगोविना आपको पता है। जी, बिल्कुल, ये यूगोस्लाविया का बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स होते थे। यूगोस्लाविया नॉन अलाइन मूवमेंट का एक प्रमुख जो है सदस्य था। जी, और जो भारत ने जो नॉन अलाइन मूवमेंट जो नैम की शुरुआत की थी पंडित नेहरू ने, जी, उसमें सुहार्थो और टीटो जी, ये प्रमुख तौर पे थे। जी, तो यूगोस्लाविया 1991 से उसका विघटन शुरू हो गया। जी, पहले स्लोवेनिया चला गया, उसके बाद में मैसिडोनिया चला गया उसका पार्ट। ये तो पीसफुली चले गए। उसके बाद क्रोएशिया अपने आप को अलग करने के प्रयास में था, जी, जिससे कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और जो बोस्निया हर्जेगोविना था उसमें 3 कम्युनिटी रहती थी। जी, कोई शहर एक कम्युनिटी द्वारा डोमिनेटेड था, कोई शहर एक कम्युनिटी द्वारा डोमिनेटेड था। जैसे ब्रेचको था, ब्रेचको वाज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स, जी, जिसको बोलते हैं बोस्नियन। अच्छा, और उसमें जो एक पार्ट था जो समुद्र के साथ में था,
वो डोमिनेटेड बाय था वो क्रोएशियन के द्वारा जी, जिसमें मोस्तार एरिया था, दब्रोवनिक एरिया था, और कुछ एरिया जो है वो सर्बियन द्वारा डोमिनेटेड था जी, तो इसलिए सबसे भयंकर लड़ाई वहां पर हुई जी, और वहां पर बहुत एथनिक क्लिंजिंग हुई। और जब हमारी डिप्लॉयमेंट हुई तो जिस इलाके में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वहां पर सर्बियन लोग आ गए थे ज्यादा डोमिनेशन में। और जिस तरह से पंजाब और हरियाणा का एक डिस्प्यूट आपको पता है जिसमें कंदूखाड़ा गांव की वजह से कुछ एरिया जो हरियाणा में आना था अबोर फाजिल्का का वो नहीं आ पाया क्योंकि कंटिग्यूअस नहीं था जी। इसी तरह से जो इलाका एक ब्रेचको एरिया था बोस्निया में, बोस्निया हर्जेगोविना में, वो एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड था लेकिन वो कनेक्ट करता था सर्बिया के साथ में। जो सर्बिया है वो सर्बियन जो पॉपुलेशन का इलाका था जी, जिसकी वजह से वो 1-2 किलोमीटर जो कॉरिडोर जो वहां से बनना था। अच्छा, और जिस तरह की पॉपुलेशन पहले लड़ाई के पहले थी वो पॉपुलेशन को दोबारा से विस्थापित करना था। ये हमारा काम था जी, तो काफी डिफिकल्ट काम था बिल्कुल। लेकिन हम लोगों का तो एक्सपीरियंस था अपना, कश्मीर का अपना एक एक्सपीरियंस था, नक्सलाइट एरिया का अपना एक एक्सपीरियंस था, पंजाब का अपना एक एक्सपीरियंस था। तो हिंदुस्तानी जो इंडियन जो ऑफिसर्स थे वो उस तरह की ड्यूटी करने में बहुत सक्सेसफुल रहे जी, और बाकी कंट्रीज के लोगों को जब ये बोस्निया में ड्यूटी करते थे उनको तो 2 महीने का रेस्ट दिया जाता था। अच्छा, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी समस्या नहीं थी क्योंकि जो हिंदुस्तान में जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स को हम फेस करके वहाँ गए थे जी, तो उसके बनिस्बत इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें वहाँ पर नजर नहीं आई। बिल्कुल। और फिर सरकार द्वारा काफी कंपनसेट भी किया जाता है जी, इंडिया की तनख्वाह अपनी अलग से मिलती है और वहाँ का जो आपको जो पे मिलती है वो अच्छी पे एंड पर्क्स मिलती है जी, और आपको पूरे देखने का भ्रमण मिलता है जी, और आपको डिफरेंट कंट्रीज के पुलिस ऑफिसर्स के साथ में मिल बैठ के ड्यूटी करने का मौका मिलता है और अपने आप को जो है एक आत्म निरीक्षण करने का मौका मिलता है कि हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ स्टैंड करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है, जो मेंटल टफनेस है जी, और जो जज्बा है वो किसी भी देश से कम नहीं है। क्या बात है। ये जो है ना ये हमने देखा है जी, और वहाँ पर छोटी छोटी समस्याओं में जो विकसित देशों के जो पुलिस अधिकारी थे वो विचलित हो जाते थे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार ब्रेचको में एक समस्या ये आई कि पुलिस स्टेशंस को जो वहाँ की जो नाटो फोर्स थी उन्होंने घेर लिया। तो घेर लिया तो वो जो वहाँ के सर्बियन लोग थे वो लोग काफ़ी एजिटेट हो गए। अच्छा, तो हम लोगों ने जब ड्यूटी कर रहे थे तो उन्होंने जो पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनके जो यूएन की गाड़ियां थी उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया जिसमें अमेरिकन ऑफिसर्स काफ़ी घायल हो गए जी, और काफ़ी लोग मेज के नीचे घुस गए। अच्छा, और वहां पर इंडियन जो ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिसर्स बाहर गए, उन लोगों से बातचीत किया। क्या बात है, क्या बात है। कि इंडियस की सर्बियन प्रियातेली मतलब इंडिया और जो है सर्बिया दोस्त हैं। टिटो और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का रिलेशंस उनको बताया तो उन्होंने जो पत्थर हाथ में उठाए थे वो नीचे फेंक दिए। क्या बात है। और 2 दिन जो है वहां पर हिंदुस्तानी भाषा चली। क्या बात है। सब पुलिस स्टेशंस में जो हमारे 20 ऑफिसर्स थे जी, सब पुलिस स्टेशंस में 2-2 अफसर बांट दिए गए। वाह, यूएन की जो भाषा है जी, इंग्लिश है जी, वो इंग्लिश स्पीकिंग मिशन था जी, दूसरी भाषा है फ्रेंच जी, और मैं समझता हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि वहां पर 2 दिन हिंदुस्तानी में हम बात करते थे, हिंदी में बात करते थे और वो हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते थे जी, ताकि हमारे जो सुरक्षा है वो दुरुस्त रहे। जी, और एक किस्म का वो साइफर बन गया। क्या बात। वो लोग नहीं समझ पाए कि क्या बातचीत चल रही है और किस तरह की सिक्योरिटी चल रही है। जी, तो इस तरह के चैलेंजेस भी जो है हमने वहाँ पर फेस किए जी, और बहुत अच्छा अनुभव रहा जी, और पूरा यूरोप को देखने का मौका मिला। क्या बात। हर 30 दिन के ड्यूटी के बाद में हमें 6 दिन का CTO मिलता है, कंपल्सरी टाइम ऑफ। ओके, तो उसमें हम वीजा लगवाते थे अपना
और जिस कंट्री को हम घूमना चाहते थे उस कंट्री को घूम के अगले कंट्री का वीजा अगले उसके लिए हम लगा देते थे जी। तो काफ़ी उनकी कल्चर, उनकी जो इथोस है, उनकी जो वर्क कल्चर है, उनको देखने का मौका मिला। और जो स्पार्सली पॉपुलेटेड ये कंट्रीज़ हैं, हमारी तरह से हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है। वहाँ सब काम अक्सर अपने आप खुद करना पड़ता है। अच्छा। खाना बनाने से लेकर गाड़ी ड्राइविंग से लेकर हेल्प नहीं, और हेल्प नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर कोई भी दफ्तर में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। अच्छा। आपने कॉफ़ी पीनी है तो आप कॉफ़ी मशीन पे जाइए, कॉफ़ी बनाइए। अच्छा। आपने कोई डाक भेजनी है, आपके वहाँ पर पिजन होल बने हुए हैं, उसमें आप डाक डाल दीजिए, डाक अपने आप चली जाएगी। अच्छा। उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अलग से है। ठीक। बट आपको हेल्पर कोई नहीं मिलता। आपको गाड़ी दे देते हैं, आप चाबी लीजिए, आपको पास ड्यूटी एक कार्ड मिल जाता है, उस ड्यूटी कार्ड में आप ड्यूटी भरिए और अपनी गाड़ी चलाइए। आप ड्यूटी करके उसके बाद आप वहाँ पर जो स्टेशन का कंट्रोल ऑफिसर होता है उसको आप कंट्रोल रूम में आप अपनी चाबी जमा कर दीजिए, आप साइन कर दीजिए। तो बड़े ही एक सिंपल ड्यूटी हमने वहाँ पर देखने को मिली, काम करने का मौका मिला। जो हम लोग कई बार डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डिपेंडेंसी हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक जारी रखी कि हम अपना काम खुद करेंगे। बहुत बड़ी बात। लेकिन हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में अगर हम रोजगार लोगों को नहीं देंगे जी तो इतने लोगों को जो है हमें वो रखने पड़ते हैं। बिल्कुल। और सब लोगों को रोजगार देना पड़ता है। और ताकि ऑफिसर्स जो है, यहाँ ड्यूटी भी ज़्यादा है, वहाँ ऑफिसर्स को एक ड्यूटी की उसके बाद वो फ्री है। हमारे तो यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं, इतना डाइवर्स कंट्री है और अधिकारी को इतनी ड्यूटियां करनी पड़ती है, तो जिसके लिए हमको हेल्पर जो है ना एसेंशियल है, रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और एक रोजगार की भी बात है, तो इसलिए इथोस हमने देखी और उसके मुताबिक हमने अपने आप को ढाला यहाँ पर। कितना बहुमूल्य अनुभव आप लेकर आए हैं। जी जी। और उस अनुभव को आप आगे बांट रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर के आप इंचार्ज हैं जी। जो आपकी ड्यूटी है बहुत कठिन है, कई बार रिस्क बड़ा होता है जीवन को। कभी कोई ऐसे क्षण आए, कोई ऐसे पल आए जबकि आपको लगा कि जान पर बन आई है? हाँ, ये ऐसे बहुत क्षण आते हैं हमारी फोर्सेस में। शेयर कीजिए। हमारे को नेचुरल भी आते हैं जी, जिसमें आप नेचुरल किसी पहाड़ी पे जा रहे हैं, आपका पाँव फिसल गया है, तो आपने कैसे अपने आप को एंकर करना है जी। ये तो अक्सर ये हर जवान को फेस करना पड़ता है जी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम कश्मीर में ड्यूटी कर रहे थे जी, तो हमारे सामने बम ब्लास्ट होते थे, हमारे सामने ग्रेनेड्स, चाइनीज ग्रेनेड थे, उसके अंदर जो है ये जो साइकिल की छोटी छोटी गोलियां होती हैं वो गोलियां भरी रहती थी और अगर वो ब्लास्ट हो गया तो वो पूरे शरीर के ऊपर छेद हो जाते थे। तो बहुत बार देखा है हमने आगे की गाड़ी पे ब्लास्ट हो गया, पीछे की गाड़ी पे ब्लास्ट हो गया, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी सक्षमता से, हमारी बिल्कुल ट्रेनिंग इतनी वो होती है जी, रिएक्शन जो है इमिडिएटली हम करके, और सैंड बैग हमारी गाड़ी में लगे होते हैं, हम पोजीशन लेके जी, और जहां से वो ग्रेनेड आया वहां पर हम अपनी फायरिंग शुरू कर देते हैं जी, ताकि जो उग्रवादी हैं वो अपना मुंह ना उठा सके बिल्कुल, और दोबारा से आपके ऊपर ग्रेनेड ना फेंक सके। तो उसको हमने पिन डाउन करने की टेक्निक हमें सिखाई जाती है जी। तो इस तरह के बहुत मौके आए जी। और मैं आपको दूसरी चीज और बताना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला 2000 से लेकर और 2003 तक दोबारा से कश्मीर वैली में अच्छा ड्यूटी करने का जी। और उस टाइम पे NICO जिसको निको बोलते हैं, नॉन इनिशिएशन ऑफ कम्बैट ऑपरेशंस, ये एक एग्रीमेंट हो गया था जी कि हम लोग कोई किसी तरह का ऐसा कम्बैट ऑपरेशन नहीं करेंगे जी उग्रवादियों के खिलाफ, लेकिन हम अपने एक्सेस खुले रखेंगे और हम अपनी ड्यूटियां पूरी करते रहेंगे जी। और किसी भी तरह की जो किसी भी सिटीजन को मूवमेंट में कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक, और नॉर्मल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहाल हो सके जी। तो उस दौरान में, उससे पहले हम लोग बड़े पीर पंजाल की रेंजेस में जहां उग्रवादी बहुत ज़्यादा मात्रा में थे वहां पर ITBP की 2 बटालियनें तैनात हुई थी और हमारे काफ़ी जवानों ने वहां पर वीरगति पाई और काफ़ी मिलिटेंट्स को भी हमने वहां पर जो है वो एलिमिनेट किया जी। और काफ़ी जवानों को शौर्य चक्कर से लेकर और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल तक हमारे जवानों को वहाँ पर मिले हैं जी। तो वहाँ में 6 महीने के लगभग वहाँ ड्यूटी करने का मौका मिला जी। वो एक जगह है
कोकरनाग से आगे अगर आप दक्षिण कश्मीर में जाते हैं तो एक डक्सम जगह है, वहाँ पर हमारी ड्यूटी थी जी। और फिर सरकार ने, क्योंकि निको हो गया था, सरकार ने ये डिसाइड किया कि इस फोर्स को हम लोग जो हमारी जो लद्दाख एक्सिस है, उस लद्दाख एक्सिस के ऊपर रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पे यूज किया जाए। अच्छा। ताकि ये एक्सिस हमारी लद्दाख के लिए हमेशा खुली रहे। ठीक। तो वहाँ से उठ के फिर हम वहाँ गंदरबल कंगन एरिया, और आपने जोजिला सुना होगा जिसके नीचे अभी एक टनल बन रही है जी। जोजिला पास से होते हुए जो 14,000 के लगभग की हाइट है, और फिर गुमरी तक का इलाका। अच्छा। तो तकरीबन 84 किलोमीटर एरिया मेरी यूनिट को जिम्मेवारी थी। 6 कंपनियां उसमें तैनात थी जी। पहले मैं वहाँ पर डिप्टी कमांडेंट के पोस्ट पे तैनात था, वहीं पर मेरा द्वितीय कमान के तौर पर सेकंड इन कमांड प्रमोशन हुआ जी। और फिर कुछ दिनों के बाद में मुझे दायित्व दिया गया उस पूरी बटालियन को कमांड करने का जी। मेरे जो कमांडेंट साहब थे उनको जोशीमठ उनकी तैनाती की गई, और उस टाइम पे 8-10 सेकंड इन कमांड को इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो उसमें मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और वो 84 किलोमीटर एरिया में जी हमने अपनी ड्यूटी संभाली, अपनी ड्यूटी की जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक जवान को एक खरोंच तक नहीं आई। क्या बात है, क्या बात। मैं पूरे जवानों को, जितने जवान लेके गया, उन जवानों को पूरी तौर पर बहुत बड़ी बात हम ले पाए। ये संभव हो पाया जब हम लोगों ने वहां के लोगों का दिल जीता हमने जी, जी। हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल वी वॉन ड्यूरिंग दैट टाइम। और वहाँ के जो एमएलए थे मियां अल्ताफ, वो गुजरों के नेता हैं, और 2 रेवड फैमिली मानी जाती है कश्मीर की जी। एक शेख अब्दुल्ला फैमिली जी, और एक मियां अल्ताफ, इनके फादर थे मियां बशीर। ओके। वो फैमिली है, वो गुज्जर की, मतलब उनको पूछते हैं लोग। अच्छा। जितने भी गुज्जर आते हैं उनकी मजार के ऊपर माथा टेकते हैं। अच्छा। सबसे प्रीशियस गिफ्ट वहाँ पर उनके लिए लेके आते हैं जी। बच्चों के नाम भी मियां बशीर जी से रखवाते थे वो। अच्छा। और वो इस इलाके के एमएलए थे जी। तो वो एक दिन मेरे दफ्तर में आए, बोले दुहन साहब आपने क्या जादू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आप इलेक्शन तो नहीं लड़ना चाहते, आप मुझे हरा दोगे, आपके इतने ज्यादा फैन हो गए हैं जी जी। हमने जो है लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखा, बहुत अच्छा। और लोग जब हमारे वहाँ से जाते थे, हम अपनी ड्यूटी करते थे, लेकिन किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करते थे। हमने बड़ी पोलाइटली वहाँ पर ड्यूटी की, हमने सिविक एक्शंस किए, गाँव को अडॉप्ट किया, किसी की कोई रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। हमारे पास जो राशन है उस राशन को हमने उन पॉपुलेशन के साथ में शेयर किया। बहुत बड़ी बात। हम राशन को भी बांटते थे लोगों के बीच में, वही जो राशन हमें अथराइज होता था। कुछ राशन हमारे को बच जाता था, कुछ राशन हम हमारे उनमें से कम करके हम जवानों को दे देते थे, मिट्टी तेल दे देते थे, और उनके लिए हम स्टेट पुलिस से कुछ रिसोर्सेज लेते थे, बस स्टैंड बनाते थे, गांव में स्कूल में जाके कल्चरल प्रोग्राम कराते थे, राष्ट्रीय भावना उनमें जागृत हो उसके बारे में कार्रवाई करते थे। और उन बच्चों को हम किताबें, कापियां, स्टेशनरी आइटम्स जितने भी है, पेन, पेंसिल, रबड़, ये चीजें हर गांव में कहीं भी पहुंच जाते थे। You are a role model for all the forces। जी जी। जिससे क्या था कि बच्चे जो है हमें प्यार करने लगे। क्या बात है, क्या बात। और हमें जो बच्चों को अगर आपने दिल जीत लिया जी, तो वो हमें इशारा कर देते थे। अगर क्योंकि इतना लंबा हमारा इलाका था, बिल्कुल, और वो संभव नहीं है कि जवान जो है वो उसको भौतिक तौर पे उसको सुरक्षा दे सके, क्योंकि 1-1 किलोमीटर 500-500 मीटर के ऊपर हमारी तैनाती थी। पहाड़ी इलाका है, कई जगह जाके तो 50 मीटर के ऊपर ही आपका रास्ता छुप जाता है। बिल्कुल। तो संभव नहीं है कि आप हर जगह हर अपने इलाके को आप देख सकें। तो हमने जो सिविलियन थे, खासतौर पे बच्चों को, खासतौर पे बुजुर्ग लोगों को जो कि देश से प्यार करते हैं, उन लोगों को हमने रोप इन किया। उनसे हमें इशारे मिल जाते थे, हम उस चीज को सघनता से जांचते थे। कई बार हमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस मिली। अच्छा। और उनको हम डिफ्यूज करने में कामयाब हुए जी। और 2 साल का मेरा वहाँ पर टेन्योर रहा। 2 साल में हमने मिलिटेंट्स को एलिमिनेट भी किया, हमने वहाँ पर ऑपरेशंस भी किए जी।
खास तौर पे मैं एक ऑपरेशन शिकार का जिक्र करना चाहूँगा जी। मेरा एक असिस्टेंट कमांडेंट कुंदन जी जो अभी कमांडेंट है, अच्छा, तो उसने कहा कि सर आरओपी करते करते हम लोग तो बोर हो गए हैं। मैंने कहा क्या करना चाहते हैं? बोला सर यहाँ मिलिटेंट हैं और पिछले 10 साल से ये पले हुए हैं। अच्छा, जब से उग्रवाद शुरू हुआ है जी और एक सिराज था उसमें बहुत ही फेमस मिलिटेंट, जी, उसकी सर मुझे जो है ना सेट के ऊपर आवाज़ें आती हैं और वहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी डेट थी और उससे भी हमें कुछ एरिया मिलते थे कि इस एरिया में मिलिटेंट की मूवमेंट है। तो हमने भी अपना सेट लगाया वहाँ पर, उस सेट को उसी फ्रिक्वेंसी पे लगाया। और जो बुरा मौसम होता है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है जी। जब जो है आपका जो उग्रवादी हैं वो सक्रिय नहीं रहते हैं और वो नीचे की तरफ आते हैं। तो खास तौर पे 10-15 दिन ऐसे ही, जैसे अभी मौसम खराब हुआ था ऐसे ही मौसम खराब रहा, बर्फ बार बार गिरती गई और मिलिटेंट का जो राशन है वो खत्म हो गया जी। तो उनका कम्युनिकेशन आया तो नीचे से भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि मौसम खराब था, बर्फ गिर रही थी जी। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन लगाया। अच्छा, तो कंपनी कमांडर ने मेरे से बात किया, मैंने कहा कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन लगाओ, मैं 50-100 आदमी दूसरी कंपनी से भी भेज रहा हूँ जी। और फिर तुमने जो गुज्जर की भैक होती है ऊपर, गुज्जर कोठा भी बोलते हैं, गुज्जर भैक भी बोलते हैं, गर्मियों में गुज्जर जो है अपने पशुओं को ऊपर ले जाते हैं अच्छा, चराने के लिए। तो वो कोठे खाली हो जाते हैं तो उसमें जाके हमारे जवान बैठ गए और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हमने किया, लोगों को बाहर निकाला, देखा कोई मिलिटेंट तो नहीं है। तो जब लोगों को जो विश्वास हो गया कि फोर्स चली गई, जबकि हमने एक कंपनी कमांडर के अंतर्गत कुछ लोग हमने जो गांव के ऊपर गुजर कोठा था वहां पर रख दिए थे। अच्छा, तो वो कम्युनिकेशन चला गया, मिलिटेंट भी गांव में अपना सेट रखते हैं, वो पता नहीं लगता है। और मिलिटेंसी जब भी प्रफुल्लित होती है जब उसको जो है गाँव का लोकल सपोर्ट होता है। तो वो लोकल सपोर्ट क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं और वो उसका जो उनको लोकल सपोर्ट है वो लोगों में, कुछ लोगों में ये भी था कि भी शायद हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, इस तरह का जो है बिल्कुल लोगों में भावनाएं जो पैदा हो गई है कुछ इस तरह की सिचुएशन की वजह से। तो जब वो मिलिटेंट नीचे आए तो मिलिटेंट को हमने, जब हमारी रेंज में आ गया तो हमने उसको ललकारा कि रुक जाओ। रुकने के बजाय उसने हमारे ऊपर फायर किया तो हमने रिटेलिएटरी फायर करके, हमारे पास बड़े वेपन थे, LMG हमारे पास था, उससे करके हमने एक को तो वहीं पर ही जो है वो पिन डाउन कर दिया। दूसरा मिलिटेंट गोली लगने के बावजूद भी वो कामयाब हो पाया नीचे भागने में और हमने देखा वो नीचे, फिर हमने दूसरी पार्टी भेजी और लकली एक बेंड के ऊपर वो मिल गया और हम लोगों ने एक किस्म का ऐसा इनकाउंटर हुआ, एकदम उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। जब उसके हथियार देखे तो आपको ताजुब होगा, उसके पास इतने हथियार थे जो हमारे कमांडो के पास 23 किलो वजन लेके चलता है उससे कम नहीं था उसका वजन। अच्छा, उसके पास UBGL थी, उसके पास वेपन था, उसके पास ग्रेनेड्स थे, उसके बाद पिस्टल भी था। अच्छा, तो 2 तो उसके पास वेपन हो गए, एक अंडर जो बैरल उसकी जो प्रोजेक्टाइल था उसके पास और 4-6 उसके पास ग्रेनेड्स थे। अच्छा, वो क्योंकि हमने उसको दबोच लिया तो वो अपने यूज नहीं कर पाया। तो कुछ देर के बाद जो है फिर वो उनका पूछताछ किया हमने, कहाँ कहाँ मिलिटेंट क्या है। तो इस तरह से तो हमारे 3 ऑफिसर्स को और जवान को उसमें गैलेंट्री मेडल मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह के ऑपरेशंस जो है हमारी फोर्स करती है और आसपास अगर कोई कैच मिल जाता है मिलिटेंट का, जैसे इनको मिला, वो एक बोनस था, हमारा बोनस का ड्यूटी था। तो उस दौरान जो पहली जो मेरी कमांड थी एज ए सेकंड इन कमांड, वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग कमांड थी और उस टाइम पे वहाँ कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था। हमारे पास एक सैटेलाइट टेलीफोन था जिसमें हम टाइम बांटते थे कि भी इस टाइम से इस टाइम तक जो है ऑफिसर्स बात करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक एसओज बात करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक जवान बात करेंगे और काफी कॉस्टली कम्युनिकेशन होता था। उसके बाद में तो सरकार ने उसको 1 रुपया पर मिनट कर दिया था जी, लेकिन हमारे टाइम पे 27-28 रुपए पर मिनट जो है हम लोग उसमें बात करते थे, लेकिन घर में बात हो जाती थी।
तो इस तरह की ड्यूटियां हमने की। और आपने देखा जोजिला जो टनल है, जोजिला टनल अभी बन रही है, जो जोजिला पास है जी, वो 6 महीने बंद होता था उस टाइम पे। तो काफ़ी डिजास्टर्स का भी वहाँ पर सामना करना पड़ा। और हमने देखा 2001 नवंबर को मैंने वहाँ पर ब्रिगेड कमांडर को कहा कि सर अभी आप ये बंद कर दीजिए। बोले भी एक डिव का सामान दूसरी डिव में गया हुआ है, उस डिव का जो गाड़ियां इस तरफ गई हुई है इनको क्रॉस करना जरूरी है। हमने कहा सर नेचर के आगे कुछ नहीं चलता है, बिल्कुल आप जो है इनको यहाँ चार्ज में ले लीजिए, उनको वहाँ चार्ज में दे दीजिए। अभी आप जो है इसको नेचर के खिलाफ काम ना कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन नहीं माने और वो उन्होंने लगातार उनका आवागमन चलता रहा। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह से वो द्रास की तरफ से गाड़ियां आ रही थी और बर्फ जो ना इतनी भयंकर बर्फ गिरने लगी, जैसे अनप्रेसिडेंटेड अभी बरसात हुई है जी। ऐसे ही अनप्रेसिडेंटेड बर्फ गिरी। जैसे दिल्ली में आपने देखा 155 मिलीमीटर जो है वो बरसात होगी, जो पूरे सीजन में 100 mm होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से वहां बर्फ जो है 3 घंटे में वो 6 फुट बर्फ वहां पर हो। ओह माय गॉड। अच्छा। और अवलांच आने लग गए वहां पर। 108 गाड़ियां आर्मी की फंस गई वहां पर। तो उनको भी जैसे हमने एवोकेशन किया, मैंने अपना बटालियन हेडक्वार्टर छोड़ा और वहां पर एक आर्मी का हौज है, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, वो भी बंद हो जाता है सर्दियों में। अच्छा। उसमें एक गोरखा रहता है जो कि वो एज ए चौकीदार रहता है। अच्छा। तो बात करके हमने गोरखा से खुलवाया कि यहाँ पर हम कंट्रोल रूम बनाएंगे, यहाँ पर हम बर्फ को साफ करके हेलीपैड बनाएंगे, ताकि जो हेलीकॉप्टर जब भी मौसम साफ होगा तो लोग जो फंसे हुए हैं उन लोगों को हम निकाल लेंगे जी। और वहाँ पर जो पोस्ट पे ऊपर हम राशन को डंप रखते हैं 2-3 महीने का। कहीं किसी तरह की इवेंचुअलिटी होती है जी, कहीं रोड कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, ताकि हमारे जवानों को एक इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो राशन जो है हमारे पास सफिशिएंट 2 महीने का था, उसको हम राशनिंग करके उनको जो 108 गाड़ियों में और सिविलियन लोग थे तकरीबन 400-500 लोगों को हमने 2-3 दिन खाना खिलाया। हमने कहा चावल दाल खिला दो सिर्फ ताकि आदमी सरवाइव हो सके। जी जी, बहुत बड़ी बात। तो इस तरह के ऑपरेशंस भी हमने किए, गाँव को भी हमने एवोक्यूएट किया और उसी सैटेलाइट टेलीफोन से हम सब पूरे जो है हमारे कंट्रोल रूम को, हेडक्वार्टर को, दूरदर्शन भी आया उसके बाद में। अच्छा। दूरदर्शन भी उसको कवरेज करने के लिए आया जी। तो इस तरह का जो है चैलेंजेस जो है आईटीबीपी को बार बार फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत। और हम लोगों की ट्रेनिंग इस तरह की है, मेंटल टफनेस इस तरह की है जी। अपने कंफर्ट्स को जो है हम लोग इग्नोर करते हुए, क्या बात। जो हमारे पास तो फिर भी क्लोथिंग्स हैं, हमारे पास ट्रेनिंग है जी। जो सिविलियन है वो तो थोड़ी सी समस्या देख के ही हताश हो जाता है बिल्कुल ठीक, कि मेरा क्या होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा सामान को कौन देखेगा जी जी, मेरे पशुओं को कौन देखेगा। वो ये नहीं सोचता कि तुम अपनी जान बचा लो। वो अब तो उनको भी निकालना पड़ता है, आपको कई बार धक्के से निकालना पड़ता है कि ये सामान देखा जाएगा, बिल्कुल, सामान का कंपनसेशन भी सरकार से मिल जाएगा, पहले आप निकलो, पहले अपनी जान की सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के हमने सोनामर्ग एरिया में गांव है, एक गांव का नाम मुझे अभी नाम याद आ रहा है, सरबल गांव है। अच्छा। सरबल गांव को पूरे को हमने एवोक्यूएट किया, फिर उसको पशुओं को हमने गाड़ियों में लोड करके पशुओं को भी लाए। अच्छा। क्योंकि लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि बर्फ इस टाइम गिरेगी जब हम नीचे आएंगे, और कई बार जो है मौसम को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाती है, बर्फ पहले गिर जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ये फसल मैंने बोई हुई है, इसको काट के मैं आऊं, इसको निकाल के मैं आऊं, और मौसम जो है अपना दूसरी जो है रूप ले लेता है जी। तो इस तरह से डिजास्टर्स में भी आईटीबीपी ने बहुत बड़ा, खास तौर पे जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं वहां पर तो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया है। आपने देखा है जी। 91 में जो उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था उसमें आईटीबीपी फर्स्ट रिस्पॉन्डर रही। क्या बात। फिर 98 में जो चमोली में भूकंप आया उसमें हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे जी। 2015 में कितनी बड़ी त्रासदी हुई जी, जो कि हेमकुंड साहब एरिया में, बद्रीनाथ एरिया में, बिल्कुल, बिल्कुल, जोशीमठ एरिया में और केदारनाथ में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर में हमारे भी
और एनडीआरएफ के जवान भी आईटीबीपी के ही जवान थे। तो 20 के लगभग जो है जवान उसमें शहीद हुए थे। वो हेलीकॉप्टर जो है वो जबकि V5 हेलीकॉप्टर था, अभी हाई टेक्निक थी उसके पास में, बट मौसम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और पहाड़ी इलाके में अगर आपको थोड़ी सी भी 1 सेकंड की भी चूक होगी तो हेलीकॉप्टर कहीं का कहीं चला जाता है। ठीक बात। तो इस तरह की भी सिचुएशंस का सामना आईटीबीपी को करना पड़ा है, बट जो भी सरकार की अपेक्षाएं हमारे बल से रही है उस अपेक्षाओं के अनुरूप हम ट्रेनिंग देते हैं, जवानों को सक्षम बनाते हैं और उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम ड्यूटी करने का हमेशा प्रयास करते हैं। बहुत से आपके बल के लोग शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवारों की देखरेख के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं आपके द्वारा और सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा बहुत ख्याल रखा जाता है परिवारों का। उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को नौकरी भी दी जाती है। अच्छा। और काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल जो है मदद मिलती है। और अभी जो हमारे प्रेजेंट डीजी साहब हैं, इनकी तरफ से एक स्पेशल इनिशिएटिव हुआ है कि इनकी फैमिली मेंबर से रेगुलरली जो भी नज़दीकी बटालियन है वो कांटेक्ट में रहेगी। बहुत बड़ी बात। और गृह मंत्रालय से भी ये निर्देश है कि जो शहीद के परिवार हैं, शहीद के गांव में, और जो खासतौर पे उनका जो स्कूल है उसमें उनकी शहीद की प्रतिमाएं लगाई जाएं, उनका मार्टर मेमोरियल बनाया जाए। बिल्कुल। अभी हमने भी यहाँ पर यमुनानगर में एक मार्टर मेमोरियल बनाया है जी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 फंक्शंस उनके गांव में करें जी। एक जो शहीद है उसके बर्थडे को मनाया जाए उसके परिवार के साथ में जी। एक उसका जो शहादत का दिन है जी, उसको जो है उसको वहाँ पर जो है उसकी बरसी जो है वहाँ पर बनाई जाए, लोगों को, स्कूल के बच्चों को बुलाया जाए, गांव के लोगों को बुलाया जाए, ताकि लोग डिफेंस फोर्सेस की तरफ प्रेरित हो। बिल्कुल। और लोगों को पता हो कि डिफेंस फोर्सेस जो है, कोई जवान शहीद भी हो जाता है, वो चला भी जाता है, उसके परिवार को ख्याल रखती है। बहुत बड़ी बात है। और एक हमारा 21 अक्टूबर है जो कि पुलिस कमेमोरेशन डे के नाम से मनाया जाता है। अच्छा। आपको पता है 1959 में जी सीआरपीएफ के जो 11 जवान काराकोरम ये हॉट स्प्रिंग एरिया में शहीद हुए थे जी। तो उस शहादत को मनाने के लिए, उस शहादत को जो है याद रखने के लिए जी 21 अक्टूबर को जो शहादत दिवस मनाया जाता है, जिसमें जितने भी जवान सीएपीएफ के या पुलिस फोर्सेस के जो शहीद होते हैं उसका जो कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, उनके नाम बोले जाते हैं उसमें में, उनको याद किया जाता है। और दिल्ली में इसका प्रमुख तौर पे पुलिस कमेमोरेशन डे मनता है जिसमें होम मिनिस्टर आते हैं, और एक पुलिस मेमोरियल भी बनाया हुआ है चाणक्यपुरी में जो कि वर्तमान सरकार ने बनाया है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन इसमें आयोजित किया जाता है और शहीद के परिवारों को भी बुलाया जाता है, जिनके नाम वहाँ पर जो पट्टिकाएँ हैं उनके ऊपर लिखा गया है, उनको पुष्पांजलि दी जाती है शहीद के परिवार की तरफ से। तो शहीदों को बहुत जो है गरिमा से देखा जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। बहुत जरूरी। अब देखिए, जैसे आप लोग तो आगे बढ़कर देश की सेवा करते हैं, विषम परिस्थितियों का सामना करते हैं, आपके परिवार भी उतने ही बहादुर होते हैं। तो मुझे याद है कि किसी जगह पे ऑनर किया जा रहा था शहीद के फादर को, और जो व्यक्ति जनरल आए थे करने के लिए और वो भावुक हो गए, उनके आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और शहीद के पिता ने कहा कि वो मरा थोड़ी है, वो तो अमर हो गया। तो यूँ कहा जा सकता है कि अजीम लोग हैं इजहार गम नहीं करते, अजीम लोग हैं इजहार गम नहीं करते, कि दिल तो रोता है मगर आंख नम नहीं करते। कितना मजबूत दिल है, कितना बहादुरी का जज्बा है इनके अंदर कि हर विषम परिस्थिति को झेल जाते हैं। हाँ, ये आपको पता है हिंदुस्तानियों का हमेशा जज्बा रहा है जी। और कोई भी लड़ाई हो, चाहे ब्रिटिश टाइम पे लड़ाई हो जी, हिंदुस्तानियों ने बहुत शहादत दी है और बड़े बहादुरी से लड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका इंडिया गेट उसका जो है जीता जागता उदाहरण है, उसके ऊपर कितने शहीदों के नाम हैं। जी जी। और आज भी ब्रिटिश जो वहाँ पर बुलाए जाते हैं लोग जी, वहाँ पर कोई भी रेजिमेंट्स, यहाँ पर भी रेजिमेंट है, वहाँ पर भी जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो भी आते हैं
और उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे बस हिंदुस्तानी फौजी चाहिए और मैं कमांडर जो है इतना मेरे को खुशी मिलती है और ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। नो डाउट, नो डाउट। तो ये तो शुरुआत से जज्बा है, ये हमारे देश की इथोस है जी। और इसको हमेशा ही जो है सलामी दी जाती है, हमेशा ही इसको। और इसी वजह से हमारे जो बॉर्डर है, हम लोग किसी दुश्मन के ऊपर कोई निगाह नहीं है जी। हमारी विस्तारवादी नीति बिल्कुल नहीं है हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जो हमारे ऊपर आंख उठाएगा उसकी आंख को फोड़ देंगे, ये जज्बा हमारे जवानों में है जी। ये चाहे हमारा जो पाकिस्तान जो है या फिर चीन बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए हम जो है पूरी हिम्मत से सक्षम है और इस सीमा के ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे। और भारत सरकार की तरफ से भी पूरा प्रयास रहता है कि जवानों को हर तरह की सुविधा मिले जी। हमारा बॉर्डर में जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर हमने फेंसिंग लगाई है और यही प्रयास है कि जो हमारी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है चीन के साथ में जी। या म्यांमार के साथ में जी। वो पूरी बाउंड्री जो है ये जो है डिमार्केट हो जाए। क्या बात। म्यांमार बॉर्डर तो डिमार्केट हो गया है जी। लेकिन अत्यंत दुर्गम है, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा शायद संभव नहीं है और नहीं हो पा रही है, उसके लिए अलग से विचार चल रहा है। बट जो चीन की सीमाएं हैं इसके ऊपर पूरी निगाह है। अभी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी काफी काम हो रहा है जी। काफी रोड्स बन रहे हैं। वाह। जब मैं देखता हूँ 89 में जो हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था और अब मैं देखता हूँ जहाँ हमें 30 दिन लग जाते थे पहुंचने में, आज हम सेम डे पहुंच जाते हैं। क्या बात। तो इस तरह की सुविधाएं हैं। जहाँ आपका राशन की सप्लाई बाई AN-32 और हेलीकॉप्टर से होती थी, आज वो गाड़ियों से फ्रेश राशन मिल जाता है। बहुत अच्छा। तो सभी तरह से जो सरकार का प्रयास है जी। हाँ, प्रगति पे हैं हम लोग और जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी बॉर्डर के गैप्स हैं, उनको भरने का जो है लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और जैसे सिचुएशंस हैं चाइना बॉर्डर के ऊपर, हमारा प्रयास है कि ये जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो जी। ताकि जो शांति काल की जो डिप्लॉयमेंट है बिल्कुल वो हमारी इस बॉर्डर के ऊपर हो सके। बिल्कुल। आपने दिसंबर 2021 में यहाँ पर ज्वाइन किया जी इस ट्रेनिंग सेंटर को, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर को। जी। और तकरीबन 1 साल 7 महीने की आपकी अवधि हुई है जी। इसमें क्या क्या आपने यहाँ पर परिवर्तन किए और क्या क्या आपने और आपकी क्या इच्छाएं हैं इसको कैसे और बढ़ाने की आगे? ऐसा है, मैं एज ए इंस्पेक्टर जनरल इस बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में आया जी। इस बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की जो इथोस है जी हमेशा ये रही है कि एक सिविलियन को कितना अच्छा सैनिक हम बना सकें। क्या बात। वो जो है हमेशा हमारा इस ट्रेनिंग सेंटर का प्रयास रहता है। जी। उसी की तरफ जो है आगे हमने कदम बढ़ाए हैं। वाह। और जवानों को पूरी तरह से सक्षमता की तरफ हमने पहुंचाया है। बहुत अच्छा। अगर हमने कच्चा माल यहाँ से नहीं भेजा है, यहाँ कोई जवान अगर फेल होता है तो उसको दोबारा से हम परीक्षा लेते हैं जी। अगले साल वो आएगा फिर दोबारा से पास करेगा। उसके 2 फायदे हैं। एक तो जवान जो जाएगा जी, अगर उसको कच्चे को हमने भेज दिया जी, बगैर पूरी तरह से प्रशिक्षण किए हुए, तो उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मैं ऐसे पास होके आया हूँ। अच्छा। मैं जो है बैकडोर एंट्री से आया हूँ, मैं शायद ये ड्यूटी करने में सक्षम ना हूँ, दूसरे लोग इतने अच्छे ड्यूटी कर पा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। तो वो दिमाग में वो अगले उसको हमने 30-35 साल ढोना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए हमने कहा कि शुरुआत में ही हम पक्का बना के भेजेंगे आपको। क्या बात है। तो अभी जैसे हमारे पास लड़कियां ट्रेनिंग कर रही हैं, इसमें ज्यादातर लड़कियां फेल हुई हैं। अच्छा। हमने कहा दोबारा से आपने ट्रेनिंग करनी है। जी जी। अगर आप में जज्बा है फौज में सेवा करने का, जी, सिविल में बहुत नौकरियां हैं, इससे ज्यादा तनख्वाह की नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन इस फोर्स में आपको वही आदमी ड्यूटी कर सकता है जिसमें जज्बा हो। बिल्कुल। और सरकार तो ख्याल रखेगी ही, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो कच्चा माल हम यहाँ से नहीं भेजते हैं। जब मैंने देखा यहाँ एक कमांडो कोर्स चलता है महिलाओं का, तो 1-2 बैच देखे, मुझे बताया गया कि सर एक भी लड़की फेल पास नहीं हो रही। अच्छा। तो मैंने कहा इस बार जो
ओपनिंग एड्रेस होगा, उस ओपनिंग एड्रेस में आप 1 घंटा आधा घंटा बढ़ाओ। अच्छा। तो आधा घंटा मैंने कहा सबसे पहले मैं इनको एड्रेस करूंगा, इनसे बातचीत करूंगा। बहुत अच्छा। तो उनको हमने एक जो उनके दिमाग में ये होता है कि हम लड़की हैं, हम अबला हैं, और एक मेंटल ब्लॉक होता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम लड़कों की तरह नहीं काम कर पाते, वो हमने तोड़ने का प्रयास किया। बहुत बड़ी बात। और वो तोड़ने में हम कामयाब हुए। क्या बात है। अब जो 25 का कोर्स होता है उसमें से 20 के लगभग हमारे पास लड़कियां आती हैं, तो 16-17 लड़कियां पास होके जाती हैं। बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन। हमारे जो डीजी साहब हैं वो आए थे जी। तो जब हमने कॉन्फ्रेंस रूम में उनको हम ब्रीफिंग कर रहे थे अपने ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, जब हमने कमांडो के बारे में बताया, बोला कि वो लड़कियां अभी यहाँ कोर्स कर रही हैं। हमने कहा हाँ सर कोर्स में है। तो बोला मुझे मिलाओ। तो हमने उन लड़कियों को ट्रेनिंग से बुलाया और डीजी साहब के सामने खड़ा कर दिया। हमने कहा सर अब आप हैं और ये आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछें जी। और डीजी साहब ने उनसे बात किया और वो लड़कियों ने कहा कि हमें हाइट से डर लगता था, हमें पानी से डर लगता था, हमें कॉकरोच से डर लगता था, हमें मकोड़ों से डर लगता था, अच्छा। कीड़ों से डर लगता था। बोला आज हमें सांप से भी डर नहीं है। अरे क्या बात। और हाइट में जितनी ऊंचाई से लड़के 30 फीट से 35 फीट से स्लैदरिंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। क्या बात। और यहाँ हमने पूरी प्रेस को दिखाया है कि भी आप देखें लड़कियां कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आइए, आप भी अवलोकन कीजिए जी, आप भी देखिए जी, आप भी अपने कमेंट दीजिए जी कि हम किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छा। और प्रेस का हमें बहुत सहयोग रहा है जी। हमने कभी प्रेस को रोका नहीं। कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं आप इंडिपेंडेंटली जाइए जी। एक बार मुझे बता दीजिए अगर हमारे में कमी है और हमारे में जो अच्छाई है वो मुझे भी नहीं बताना है, वो आप दुनिया को बताइए। बहुत अच्छा। कमी मुझे बता दीजिए, एक चांस मुझे दे दीजिएगा जी, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है पत्रकार महोदय कोई ऐसा नहीं आया मेरे पास जो ये कहे कि सर ये कमी है जी। ये जो है निश्चित ही हमारे जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी यहाँ पर हैं जी। मेरा भी 36-37 साल का अनुभव है इस ऑर्गेनाइजेशन में और ये हमारे देने का समय है। बिल्कुल। और मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे बच्चे कामयाब हैं। तो अब ये जो ITBP के बच्चों को कैसे कामयाब करें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी इथोस में चलें, ये हमेशा मेरा प्रयास रहता है। और इसी प्रयास में मैं जो है 1.5 साल के लगभग मेरा टेन्योर हुआ है यहाँ पर, उसमें जो भी ड्यूटी हमें दी गई, जो भी चैलेंजेस हमें दिए गए, सबसे पहले हमें चैलेंज दिया डीजी साहब ने कि नेशनल इक्विस्टेरियन मीट करानी है आपने यहाँ पर, ऑल इंडिया पुलिस इक्विस्टेरियन एंड ड्यूटी माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट, माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट, ओके, ये आपने करानी है, जिसको कराने के लिए 1 साल लेती है कोई भी संस्था। हमें फरवरी में बताया गया। अब ये गर्मी में घोड़े काम नहीं कर सकते, जब भी ये मीट होती है ये फरवरी तक हो जाती है। अच्छा। हमने कहा सिर्फ मार्च के एंड में करवा पाएंगे, मार्च के एंड में करवा देंगे। मैंने कहा सर करवाना पड़ेगा ये तो इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। और हमने 1 माह में कराया। क्या बात। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर अभी पिछले साल BSF ने कराया जी। BSF उतनी सक्षमता से नहीं करा पाई, ये हमें फीडबैक मिला है सभी अधिकारियों से जो कि इसमें एज ए जजेस आते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, कि जिस सक्षमता से 1 माह में ITBP ने कराया, क्या बात, उस सक्षमता से जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा पाती है। यही हमारी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर की इथोस है। क्या बात। कि कोई भी चैलेंज है, जो डिफिकल्ट चैलेंज को लो और उसको अच्छे ढंग से करो जी। आपके अधिकारी हमेशा आपके साथ देते हैं। क्या बात। और आप जब अच्छे मन से आप किसी चीज कोई चीज भी मांगेंगे तो आपको सब देने के लिए तैयार है। उनको पता है कि हमारी फोर्स का नाम रोशन होगा। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने जो इनको हॉर्सेज को ट्रेनिंग भी दिया, कोचिंग भी कराया, यहाँ पर हमने ऑब्स्टेकल्स भी बनाए 1 महीने में। वाह। और हम लोग चैंपियन रहे। क्या बात। और ये कंपटीशन बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ। अच्छा। बिल्कुल। जो प्रोटेस्ट हमारे अगेंस्ट कोई आया उस प्रोटेस्ट को हमने दिया जी। वैसे तो आया ही नहीं जी। हमने दिया, हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दूसरी टीम को दिया।
बहुत बड़ी बात। उसके और जो है सब लोग बड़े प्रसन्न होके गए जी और सब लोग सीख के गए। जी प्रयास यही था कि पुलिस की जो टीम है जी, वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करें। क्या बात। और आज की डेट में हमारा एक अधिकारी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहा है। अच्छा। दिल्ली में अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है। जी एक सेकंड इन कमांड है मेरे पास वेटरनरी के, जी डॉक्टर छेत्री। जी, वो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बात, इंटरनेशनल एरिना में। क्या बात। वो जब भी संभव हो पाता है जब आप फ्री एंड फेयर गेम करेंगे, बिल्कुल और अपनी लकीर बड़ी करेंगे, बिल्कुल, दूसरे की लकीर छोटी नहीं बहुत करनी। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये हमारा उद्देश्य रहा है। तो ये इसमें हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गवर्नर साहब आए, गवर्नर हरियाणा ने इसका इनॉग्रेशन किया जी, गवर्नर पंजाब ने इसका क्लोजिंग किया, और बीच में यहाँ के एमपी साहब, एमएलए साहब, यहाँ के मेयर साहब जी, चंडीगढ़ के डीजी जी, हरियाणा के डीजी, वाह, हमारे एडिशनल डीजी जी, पीजीआई के डायरेक्टर, अच्छा, इन अधिकारियों को हर रोज बुलाया हमने। 11 दिन का फंक्शन था क्या ये, बात, क्या बात। ताकि हमारी जो फंक्शंस की जो मोमेंटम है, हाँ, ये मोमेंटम कम ना हो। बिल्कुल, हर रोज सीनियर अधिकारी लाने का पर्पज यही था कि सीरियसनेस खत्म ना हो। जो खास तौर पे बाहर के जो पुलिस अधिकारी आते हैं जी, तो उनको भी मोटिवेटेड रखना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे अधिकारियों के पास तो हमारा कंट्रोल है, जी, बाहर के लोगों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। यस, वो कंट्रोल आपको करना पड़ता है, आपको लीडरशिप अच्छी दिखा के, बिल्कुल, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्किल अच्छी दिखा के, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा देख के, उनकी बातों को सुनकर, जी, वो सारी चीजें देख के हमने वो कंपटीशन कराया। जितने भी जजेस थे बहुत सीनियर अधिकारी हैं, जो कि एक कर्नाटका पुलिस के डीजी रहे हैं, अच्छा, वो थे। देन मिस्टर केसीएस रेड्डी थे, अच्छा, जो कि नेशनल पुलिस एकेडमी के बहुत सीनियर कोचेज रहे हैं। हमारे डीजी भी उनके जो है अंडर में ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं। और वेस्ट बंगाल पुलिस के जो कि आपकी जो इक्विस्टेरियन है, वो शुरुआत ही बंगाल से हुई है। अच्छा, 1880 से 80 में, रादर 1857 में 58 में शुरू हो गया था। अच्छा, जो इस तरह का जो कार्रवाई है, बैंड का जो है और इक्विस्टेरियन का है, ये उस टाइम पे ही शुरू हो गया था। शुरुआत में जो ट्राम जो चलती थी वो घोड़ों से चलती थी। जी जी, तो वो जो कंपटीशंस हमने आयोजित कराया, उससे हमारे बेसिक ट्रेनिंग सेंटर को पुश मिला। और मुझे यहाँ पर आए हुए 3 महीने ही हुआ था। मैं दिसंबर में आया था, ये मार्च में हमने कंपटीशन कराया। उसके बाद हमारी मार्च में ही एक हमारी पासिंग आउट परेड थी, जिसमें महिलाएं ज़्यादा थी। महिला 353 महिलाएं थी और 180 के लगभग जवान थे। अच्छा, तो 500 से ऊपर नफरी जो पासिंग आउट हुई, वो पासिंग आउट का भी अपना नमूना था, जिसमें हमने चंडीगढ़ पुलिस के भी ऑफिसर्स आए थे, डीजीज आए थे, जी, हरियाणा पुलिस के भी डीजीज आए थे। जी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, हमारा डीजी ने तो अप्रिशिएट करना ही था। बिल्कुल, तो उसकी वजह से हमारे पास इतने ट्रेनिज की रिक्वेस्ट आती है कि हमारी बेसिक ट्रेनिंग भी यहाँ करा दो। अभी चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से हमारा निवेदन था। अच्छा, राजस्थान पुलिस को हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। अच्छा, और उसके उपरांत फिर नेक्स्ट ईयर इसी साल हमने ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन भी कराया। अच्छा, उसमें जो 1500 के लगभग जो लोग आए थे। अच्छा, जो इक्विस्टेरियन मीट थी, इसमें 200 के लगभग तो घोड़े आए थे। अच्छा, अब घोड़ों का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम, मुश्किल काम, लेकिन वो किया। जी, उसके साथ में 500 के लगभग जो है वो इक्विस्टेरियन के जो पार्टिसिपेंट्स थे। लेकिन ये जो बैंड प्रतियोगिता थी, इसमें तो 1500 थे, क्योंकि बैंड का जो स्ट्रेंथ होती है आपको पता है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो 19 की स्ट्रेंथ में तो पाइप बैंड पार्टिसिपेट करता है, और 30, 32, 33, 34 की स्ट्रेंथ में जो है ब्रास बैंड पार्टिसिपेट करता है। फिर महिला की अलग से टीम में थी। अच्छा, अभी महिलाओं के भी कंपटीशन जो ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड ने सेपरेट शुरू कर दिए हैं। अच्छा, और इसमें भी हम लोग चैंपियन रहे हैं। क्या बात है। तो दोनों चीजें जो है ना हमने किया है। जी, और सबसे विशेष चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जी, हमारी जो कमांडो टीम है, वो कमांडो टीम, सेंट्रल कमांडो टीम हमारी यहाँ पर प्रशिक्षण में है। और हमने एक ऐसी फोर्स को हराया जो एक कमांडो फोर्स के नाम से गठित हुई है 84 में।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके। उनका काम ही मुख्यतः काम ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा काम ये नहीं है। जी जी। हमारा काम बॉर्डर सिक्योरिटी है। हाँ। हमारा काम इंटरनल सिक्योरिटी है। हमारा काम नक्सलिज्म का है जी। और इसमें हमने और बहुत अच्छे मार्जिन से, अच्छा, हर एक इवेंट में। अच्छा तो ये सब चीजें उपलब्धियां हैं कि जब अधिकारी पूरे तन्मयता से जो ड्यूटी करते हैं, हमारे जवान पूरी तन्मयता से करते हैं, जब उनको ये कॉन्फिडेंस हासिल हो जाता है कि हर चीज फ्री एंड फेयर होगी, और जब आपने दौड़ इतनी लंबी लगा दी, इतनी आगे आपने लीड कर ली, तो किसी को बेईमानी करने का भी मन नहीं करता। फिर वो लड़ाई होती है नंबर 2 और 3 पोजीशन में। बिल्कुल। हमने इक्विस्टेरियन में भी ऐसे किया जी, हमने बैंड में भी ऐसे किया। फर्स्ट पोजीशन का तो बहुत दूर, बोला इनको तो छेड़ना नहीं है, अब सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए हमने ट्राई करनी है। क्या बात है। तो ये इथोस हमने इस यहाँ पर लाने के प्रयास किया। हमने यहाँ पर हम कमांडो कोर्स कराते हैं जी, यहाँ पर हम जूडो कोर्स कराते हैं। अच्छा। यहाँ पर पूरी फोर्स के जो फिजिकल ट्रेनर्स तैयार होते हैं जी। और हमने नया स्ट्राइड लिया है योगा में। अच्छा। योगा में मुझे हरियाणा योग आयोग से निवेदन आया जी कि सर हम 75 करोड़ का हमने टारगेट लिया हुआ है। ये फरवरी 2022 की बात है। अच्छा। 1 महीने के बाद में मैंने अधिकारियों से बात किया। मैंने कहा प्लेटर के ऊपर चीज है, हमारे प्रांगण में आके वो फंक्शन करना चाहते हैं, खर्चा ये खुद करेंगे, ट्रेनिंग हमें देंगे, नुकसान क्या है? बिल्कुल। मैंने कहा 5 उंगलियां हमारी घी में है बिल्कुल, हमारी पब्लिसिटी भी होगी जी जी, वो भी खुश, हम भी खुश, और ये एक किस्म का एक सिम्बियोटिक रिलेशन हमारा बन गया जी, कि हमें उनको मदद करके हमें फायदा है, उनको हमें मदद करके उनको फायदा है। बिल्कुल। तो जब समाज ऐसे चलता है, क्या बात है, तो हमेशा प्रोग्रेस करता है। तो हमने योगा में भी बहुत अच्छा काम किया है जी। वो 75 करोड़ में हमारा भी काफी योगदान रहा जी। जब वो उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, उनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बने, वाह, तो उनको अपने साथ में ले जाने के लिए कोई एक अधिकारी का नाम उनके जहन में आया, वो मेरा आया। क्या बात है। मुझे फोन किया कि हम गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा मिल लीजिए आप। नहीं दुहन साहब, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, आप भी हमारे साथ चलें। क्या बात है। तो वो आप जब भी पॉसिबल है, जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप समाज में भी सहयोग करते हैं, उसके बाद हमारा लगातार भागों से हमारा योगा के साथ कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी भी योगा की हमारी ट्रेनिंग चल रही है। 17 तारीख को उसका क्लोजिंग है जी। इसके बीच में भी 75 लाख का स्वामी विवेकानंद से लेकर और स्वामी दयानंद सरस्वती के जो बर्थ जयंती थी जी, लास्ट ईयर 1 माह में 75 लाख का लक्ष्य हरियाणा योग आयोग ने लिया। अच्छा। तो मुझसे निवेदन किया कि आपके प्रांगण में हम कर लें, क्योंकि 5000 के लगभग आपके प्रांगण में लोग आ जाते हैं और 4000 तो आपके ही हो जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हो जाते हैं। तो बोला किसको बुलाएं? हमने कहा बताओ आप। बोला गवर्नर साहब को बुला लें। तो बोला वो तो आप ही बुला लेंगे गवर्नर साहब को, तो आप जानते हैं गवर्नर साहब को, आपके पास 2-3 फंक्शंस में आ चुके हैं। मैं गवर्नर साहब के पास गया, गवर्नर साहब एग्री हो गए। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। वो मोमेंटम ऐसे चला, जो हमने रोज के जो योग शुरू किए, सूर्य नमस्कार जी, अब हमारे पास 3000 लोग ट्रेनिंग में थे यहाँ पर। अगर एक जवान 50 भी कर लेता तो 1.5 लाख हमारा हो जाता। बिल्कुल। शाम को 50 कर लिए तो 3 लाख हो गए। बिल्कुल। तो ये 30 दिन में हमने ही 75 लाख कर दिए। अच्छा तो उनको तो 15 करोड़ हो गए उनके। पूरी उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने इसमें रोप इन किया, पूरी यूनिवर्सिटीज को रोप इन किया। और फिर इसका दूसरा फंक्शन इन्होंने इसमें अंबाला में किया। अच्छा। उसमें भी हमें को इनवाइट किया गया। मुझे जो है बिल्कुल चीफ गेस्ट के बगल में मेरे को कुर्सी दी गई। ये मैं नहीं था, ये आईटीबीपी की एक संस्था थी। क्या बात है। ईश्वर सिंह दुहन नहीं था। बिल्कुल। ये संस्था जब काम करती है, बिल्कुल, तो हम तो एक उनका एक रूप है। बहुत बड़ी बात की आपने। तो एक बहुत बड़ा मौका हमें दिया, हमें भाषण देने का भी मौका मिला। वहाँ पंचकुला में लोगों के इसकी योग का क्या सहयोग है, और खास तौर पे आईटीबीपी जैसी संस्थाएं, जहाँ पर जो है मैंने जैसे आपको कहा, सांसों को भी सांस नहीं है, और सांसों को कैसे लिया जाए
ये योग से बेहतरीन बिल्कुल कोई विद्या नहीं बता सकती है। बिल्कुल। तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हमारे शरीर में समाहित कर सकते हैं, ये योग के माध्यम से हमारे जवान योग करते हैं, हर जगह पोस्टों पे करते हैं। और अभी भी इस साल भी जो योग का प्रोग्राम हुआ उसमें हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आईटीबीपी का जो योग का इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, वो डीजी साहब करजोक पोस्ट पे 15,000 फीट की हाइट पे उन्होंने किया। अच्छा। उससे पहले यहाँ पर एक पासिंग आउट में उनका भ्रमण हुआ, उन्होंने हमारे योगा का एक डेमोस्ट्रेशन देखा जो हमारे रिक्रूट्स द्वारा किया गया था। और एयरपोर्ट पे मैंने उनको विदा दिया। एयरपोर्ट विदा करने के बाद में जो चेक इन के और उसके जहाज में बैठने से पहले उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 21 जून को जो योगा की टीम है ये लेह में पहुंची हुई होगी। तो हमारी बीटीसी के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरी फोर्स में से हमारी योगा की टीम का चयनित किया गया। बहुत बड़ी बात। और हवाई जहाज से वो गए। 5 दिन का सिर्फ टाइम था। 16 तारीख को ये बताया गया, 17 को वो गए और 21 तारीख को उन्होंने 15,000 फीट की हाइट के ऊपर अपना पूरा परफॉर्मेंस दिया। तो ये योग को भी हम बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा जून माह में मैं छुट्टी में था और जब गंगा सागर से मैं आ रहा था पूजा करके, और मैं एलटीसी ली थी, अपनी आखिरी एलटीसी, अपने परिवार के साथ में था। तो मुझे यहाँ ब्लड बैंक के जो है यहाँ काम करते हैं उनका फ़ोन आया। रादर मेरे एक दोस्त हैं पीजीआई में, उनका फ़ोन आया कि धुवन साहब ऐसे ऐसे जून माह में ब्लड की बहुत कमी है जी, आप इसमें कुछ सहयोग करें। हमने कहा जो है ये तो नेकी कर पूछ क्या बात, ये तो हम ढूंढ रहे थे और हम लोगों को जो वही बात हुई कि प्लेटर के ऊपर आपको चीज़ मिल रही है। तो फिर हमने देखा कि 14 जून को जो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे है, उस दिन जो है हमने ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की जी। और लगातार हमारे जवानों में इतनी प्रेरणा थी, हमने बीच में कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया जिन्होंने 200 बार, 250 बार, 191 बार खून दिया था जी। तो जवानों को भी हमने प्रेरित किया। हमने कहा आपसे वास्तविक खून थोड़ी मांग रहे हैं, आपके शरीर का खून आप दीजिए, ये एक इससे बड़ा कोई दान नहीं है। क्या बात, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है। बिल्कुल। और आप समाज के लिए सहयोग कर सकते हैं। इस समय में काफ़ी ऑपरेशंस जो है ना वो पेंडिंग पड़े हुए हैं बिकॉज खून अवेलेबल नहीं है जी। तो हमने एक ऐसा अभियान चलाया, 14 तारीख से शुरू करके हमने 22 जो है जून तक हमने ये बहुत बड़ी बात ये किया और हमारे 1100 जवानों ने क्या बात ब्लड डोनेशन दिया। मैं समझता हूँ ये भी एक कोई एक संस्था द्वारा एक समय में किया जाने वाला, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है ना ये योगदान होगा। और के लिए सब ऑपरेशंस, हाँ, और ये 48 घंटे में आपका खून जो है दोबारा से बन जाता है। हर 3 माह में एक स्वस्थ आदमी जो है एक संदेश है आपका सब लोगों के लिए। अपना हाँ ब्लड डोनेशन कर सकता है, जो कर सकता है। और ये हमारे जवानों ने दिखाया है। और ये जवानों की जो है ना अपनी देश सेवा के ऊपर वो है। प्लांटेशंस में हम बहुत काम करते हैं। हमारा कैंपस कितना ग्रीन है जी, आपने देखा ही है। बिल्कुल। हरियाणा सरकार जो है ना जगह जगह ऑक्सीवन लगा रही। अच्छा। तो एक कोई सेमिनार में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जी। तो मैंने कहा सबसे ऑक्सीवन तो हमारा कैंपस है। 340 एकड़ जमीन में हमने ऑक्सीजन के पूरे स्रोत लगाए हुए हैं, पूरे पेड़ लगाए हुए हैं। तो मैंने वो जब उनका अधिकारियों को कहा, मैं कहा एक दिन हमारे कैंपस में आप भ्रमण कीजिए, आपको ऑक्सीजन कितनी मिलेगी आप फिर बताना हमें। तो वो लोग आए जी। और बीच में जो है एक गुरुजी भी आए यहाँ पर जो कि हार्टफुलनेस के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। कमलेश डी पटेल। अच्छा। उनका एक प्रोग्राम था इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में जी, और उसमें हरियाणा योग आयोग ने मिलके वो किया था। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और
वो बेसिकली आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। और मेडिटेशन से आप कैसे अपने आप को संयमित कर सकते हैं और कैसे आप अपनी विचलता को, आप लोग चंचलता को आप लोग जीरो कर सकते हैं, कैसे ठहराव ला सकते हैं जी। तो ये हमारी फोर्स में भी जरूरत है, बहुत जरूरत, हर जगह जरूरत है, क्योंकि हमारी ड्यूटी इस तरह की है जी। और आपके पास अगर रेस्ट करने का टाइम कम है तो आप मेडिटेशन कीजिए। आपको जो 8 घंटे की रेस्ट की जरूरत होती है, आप 2 घंटे में वही रेस्ट पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। मेडिटेशन से जी। आप ये जितने भी आपके योगिक जो क्रियाएं हैं जी, इससे आप, मैं समझता हूँ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी कहते हैं कि 2-4 घंटे ही सोते हैं वो, और हर जगह वो पूरे चुस्त दिखते हैं, चुस्त इस आयु में भी। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो योग क्रियाएं हैं जो उनको ठीक रखती हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो उनको भी हमें बुलाने का मौका मिला। जब वहाँ प्रोग्राम मैंने देखा जी, तो हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन कहे कि आपका प्रांगण तो बहुत सुंदर है, इनका जो वन है, इन्होंने हैदराबाद में वन बनाया हुआ है जिसको कानो वन बोलते हैं, और हार्टफुलनेस जो संस्था है उसके वो मुखिया हैं। और यहाँ प्रोग्राम बहुत भव्य स्तर का प्रोग्राम था, तो हमने कहा सर बिल्कुल। तो सुबह के टाइम पे 6:30 से 7:30 बजे तक जवानों के साथ में उनकी मुलाकात कराई और वो पद्म भूषण से इस साल सम्मानित हुए हैं स्पिरिचुअलिटी में। बहुत अच्छा। तो ऐसे जितने भी यहाँ पर पंचकुला में, ट्राई सिटी में प्रोग्राम होते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बुलाते हैं लोग, मैं जाता हूँ और निवेदन करता हूँ। उनका सौभाग्य, वो निवेदन जो है ना मेरा, वो स्वीकार करते हैं। ऐसे ही वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है ना यहाँ पर आए जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, 2 दिन की वाटर कॉन्फ्रेंस थी, हरियाणा ने की। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसने हरियाणा योग आयोग बनाया हुआ है जी, पॉन्ड अथॉरिटी है इनकी जी, और उसके अलावा भी जल के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं जी, ताकि जो जल का दोहन जो बहुत ही जो है असाइंटिफिक तरीके से हो रहा है, अनसाइंटिफिक तरीके से हो रहा है, उसका कैसे पूर्ति की जाए, इसके ऊपर बहुत गहन हो रहा है जी, गहन विचार विमर्श हो रहा है। खास तौर पे जो वर्षा जल है उसको कैसे हम रोकें, नदियों में जाने से कैसे बचाएं, इसके ऊपर काफी प्रयास हो रहे हैं। तो वो 2 दिन का सेमिनार अटेंड करने का मुझे मौका मिला। वहां पता लगा कि वाटरमैन ऑफ इंडिया आ रहे हैं, अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र जी, तो उनको भी बुलाने का मौका मिला और उनका भी भाषण यहाँ पर हम हुआ। तो जितना भी हमारे जवानों को, जितने भी ये सिविल जनता से भी कैसे सामंजस्य स्थापित हो हमारे प्रशिक्षण संस्थान का, ये भी हमने प्रयास किया है। बहुत अच्छा। आपसे मुलाकात करके मेरे ज़हन में एक बात आ रही है जी, कि देखें करीब से भी तो अच्छा दिखाई दे, एक आदमी तो हमको कभी ऐसा दिखाई दे। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ज्ञान का भंडार आपके पास है और विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं आप। जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।